दोस्तों ये बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि जब जब कोई टेक्नोलॉजी आती है वो लोगों की जॉब खाकर चली जाती है। पर लेकिन ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, आने वाले टाइम में ऐसा देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं वो शादी नहीं करेंगे। उनकी जो पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी एआई पूरी करती हुई नजर आएगी। ये खुद एक बहुत बड़ी कंपनी बेसिकली गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पर्सनैलिटी के द्वारा यहाँ पर ये रिवील किया गया है कि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके के टॉयज, इस तरीके के जो एक रोबोट टाइप में चीजें देखने को मिलने वाली हैं कि इंसान की जरूरत ही यहाँ पर खत्म होने वाली है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि एआई कहां पर जाकर रुकेगी इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। इसीलिए कई सारे लोग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बता रहे हैं कि ये मानवता के लिए खतरा है। इलोन मस्क ने तो इसको कंट्रोल करने के लिए दिमाग में चिप लगाने की बात की गई, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज है अगर इसके अंदर में इमोशन फीलिंग आना स्टार्ट होगी और ऐसी चीजें होना स्टार्ट होगी तो सोचो आने वाले टाइम में क्या क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती है। ये नेक्स्ट लेवल का डिजास्टर आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ सकता है। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज है, ये सारी एक तरीके से रोबोट है, डोल है बेसिकली। यहाँ पर ये डोल गुड़िया नहीं होती एक तरीके से, वो वाली यहाँ पर बनाई गई है। और ये दोनों के लिए आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो सोचो यहाँ पर ये जो सिस्टम, जो एक फैमिली सिस्टम, परिवार सिस्टम, शादी वाली चीजें आप लोग आज की डेट में ऑलरेडी देखते हैं कि लोग शादी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि इनको एक्सेप्ट करना काफी आसान रहेगा। जिस तरीके से इंसान इंडिविजुअल रहना पसंद कर रहा है, एक समाज के ताने बाने से दूर रहना पसंद कर रहा है, और सोसाइटी में हर चीज अच्छे और बुरे के लिए भी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो रेप होते हैं सोसाइटी में, जो अभी मणिपुर का इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिला, तो ऐसे इंसिडेंट भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। हालांकि वो एक अलग डायमेंशन में था, लेकिन जो इतने सारे रेप होते हैं, हमारे देश को, खासकर दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो वो सारी चीजों से हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं बच पाएंगे। पर लेकिन क्या ये चीजें आने वाले टाइम में सही रहेगी? अगर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो सोचो यहाँ पर जो एक पृथ्वी चल रही है यहाँ पर, जिस पर हम लोग जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कितना ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इंसान को, किसी इंसान के लिए कोई फीलिंग ही नहीं रहने वाली है। ये वाली कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में आप लोग ही क्या रहे हैं यहाँ पर, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं एआई के बारे में, लोग सोच रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो ड्राइवर और इन सब की जॉब चली जाएगी, जो लो लेवल पर काम करने वाले वर्कर हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, सबसे पहले एआई ने अब की बार जो जॉब खाई है वो प्रोफेशनल्स की जॉब खाई है भाई साहब। आप लोग देखते हैं वीडियो बनाने वाले, फोटो बनाने वाले, एक तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम जो सोल्व करने वाले, जो हाईएस्ट स्किल्ड लेबर फोर्स थी, उनके पेट पर लात मारी अब की बार एआई ने। तो ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो सोच रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो खतरनाक लेवल के डेवलपमेंट होने वाले हैं, तैयार रहना भाई। ठीक है, बहुत खतरनाक चीजें होने वाली है। आज है 24 जुलाई, शानदार इतना डिस्कशन रहेगा कि आप लोग ये चक्षु खुल जाएंगे। कल का दिन कैसा रहा ये आप लोग जरूर बताइए, और आज के दिन को कैसे लेकर चलने वाले हैं ये भी जरूर बताना है। 24 जुलाई है, आज का बैलेंस डाई इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर लेकिन बहुत ही तसल्ली में बहुत सारी टॉपिक जो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से एक एक चीज को लेकर चलेंगे। बोला गया कि अगर सिंह जो है चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है, इसलिए सिंहासन पाने के पीछे मत दौड़ो यार। ठीक है, बाहुबली में डायलॉग नहीं है कि जहां रहेगा राजा की तरह रहेगा, वही जिंदगी जीना स्टार्ट कर दो। अपने काम पर इतना फोकस करो कि फालतू की चीजों से दिमाग ही हट जाए और बस वही चीज नजर आए जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो सिंहासन अपने आप खुद बन जाएगा, जहां पर भी आप लोग बैठोगे वहीं पर ही जनता जो है वो आपके पास में आप लोगों को नजर आएगी। तो सिंहासन बेसिकली अगर बनाना है तो कैपेबिलिटी आप लोग के अंदर आनी चाहिए। बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम सर अगर कहीं धरती में भी जाकर बैठ जाएं, आज के डेट में देखो तो आप लोग मतलब उस टाइम पर कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती थी, वो कहीं भी बैठ जाते थे आराम से, तो वही सिंहासन बन जाता है यार। उनकी इज्जत में इससे कोई कमी नहीं आती है कि इंसान धरती पर बैठा हुआ है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें जब आप लोग इस तरीके की चीजों को लेकर चलते हो। ठीक है, बाकी दिन को अगर टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना नहीं सीखोगे तो आप लोग चीजों में बहुत पीछे छूट जाओगे। अपने ऊपर ध्यान देना जरूर कोशिश करो ताकि चीजों के ऊपर ध्यान रखा जा सके। ठीक है, कल पेरेंट्स डे था, किस किस ने अपने पेरेंट्स से बात की? एक बच्चे ने मुझे जोक भेजा, मैंने सोचा आप लोगों को सुना दो। उसने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जोक है यहाँ पर बोला कि एक पापा है, अब उसने बच्चे से बोला कि आज तक तूने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सिर ऊंचा हो जाए। ठीक है, तो बच्चा जो बोलता है, पापा आपको याद नहीं है, मैंने एक दिन आपको तकिया दिया था, आप तकिया लगाना भूल गए थे। फिर क्या था, बाप ने पकड़ के धुन दिया। तो ये चीजें होती है, रियलिटी जब ऐसी हरकतें करोगे तो बाप धुनेगा ना। वो मतलब अपना सर ऊंचा करने की बात करेगी, कुछ अच्छा काम करे, भाई साहब तकिया देकर सर ऊंचा करा रहे हैं। तो जिंदगी में फनी मोमेंट होते हैं कई सारे ऐसे, आप लोगों के साथ भी कभी ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा। अपना एक्सपीरियंस आप लोग जरूर शेयर करिएगा। ठीक है,
तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। पर एक छोटी सी बात, मैंने बोला था कि यहाँ पर PSIR और सोशियोलॉजी आप लोगों के 2 ऑप्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो कई सारे बच्चे बात करें सर हिस्ट्री लेकर आओ, ज्योग्राफी आओ। यार देखो, जब तक मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, ठीक है, तब तक यहाँ पर कोई पढ़ाने नहीं आएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो क्लासेस चलती हैं उसके अंदर में कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सारे टीचर आपके जैसे ही हैं, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो उसी तरीके से उसी लेवल पर प्यार से पढ़ाते हैं। तो इसमें मतलब मैं उनसे सेटिस्फाई हुआ हूँ तभी जाकर सारे टीचर यहाँ पर हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो कोई भी यहाँ पर नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे भी थे जिनसे बात की, जिन टीचर्स के मैंने इंटरव्यू लिए, पर उनसे मैं सेटिस्फाई नहीं था कि मैंने कहा यार बच्चा कोई अगर आ रहा है तो वो सीरियस तरीके चीज़ों को लेकर चलेगा। तो 2 टीचर मुझे सेटिस्फाई करने वाले टीचर लगे बच्चों को बहुत ही अच्छे लेवल पर। जब मुझे कोई और सब्जेक्ट का ऐसा टीचर मिलेगा जो कि, और खासकर और सबसे बड़ी बात है वो है फीस की। 40,000 45,000 की फीस को अगर कोई यहाँ पर 8,000 की फीस में आकर अगर कोई करा रहा है तो वो वाली चीजें भी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी टीचर हैं ये अगर कहीं और पढ़ा रहे हैं तो वहां पर इनकी फीस कुछ और ही देखने को मिल रही है जिस इंस्टीट्यूट में भी, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो उसकी कुछ और बेसिकली देखने को मिल रही है। तो ये भी मेरी कंडीशन रहती है, इसीलिए कई सारे लोग छोड़कर वैसे भाग जाते हैं, ठीक है। तो इंतजार कीजिए, आने आने वाले टाइम में और चीजें आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पर हाँ, जो है अभी फिलहाल के टाइम पर यही आप लोगों को चीज देखने को मिल रही है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 30 जुलाई से, ठीक है। तो ये मैंने बोला था पहला टेस्ट होगा NDA और CDS के अंदर भी, तो उसको आप लोग जरूर इंजॉय करिएगा। और इनिशियल फेज में बोलते हैं ना सर फीस कम है, फीस कम रखेगा, तो फीस कम है अभी, तो इसीलिए रखा जाता है जिसको कम पैसों में लेनी है वो फीस अपना अच्छे से उसको ले ले, क्योंकि फिर आगे चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि पूरे साल वो चीज चलानी होती है। तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में उसकी फीस कम रहती है। तो जिसको कम प्राइस में लेना है वो ले ले, क्योंकि फिर आगे चलकर जब इंक्रीज होगी तो फिर यहाँ पर उसका ये रहता है कि कम से कम इतना इकट्ठा हो इसमें से रिवेन्यू, ताकि पूरे साल अब यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज बनाएंगे उनको सैलरी जाए और उनका भी घर और चूल्हा चलता रहे। क्योंकि एक बार में पेमेंट हो गया, अब आने वाले जो 8 9 10 महीने उस तक सबकी सैलरी जानी है, सारी चीजें चलनी है। तो इसलिए स्टार्टिंग में फी कम है। जैसे आंसर राइटिंग ग्रुप की और उसकी बेसिकली नोट्स की थी, उसकी फीस अब इंक्रीज हो चुकी है। तो ऐसे ही यहाँ पर जिसको स्टार्टिंग में ले लेना हो फिर आगे कम नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि सिस्टम कुछ ऐसे ही तरीके से क्रिएट करके चलने की कोशिश की जाती है कि स्टार्टिंग वालों को फायदा रहे, बाद में फिर अगर कोई लेट हो रहा है तो यार देखो फिर उसमें इतना तो कम से कम एक आप लोगों ने लेट फी पेनल्टी होती है, तो वो पेनल्टी के तौर पर लगा लो कुछ भी, पर लेकिन बेसिक मुद्दा है कि पूरे साल वो चीजें लोगों तक मिलती रहे और उनकी सैलरी जाती रहे, फीस जाती रहे, उसका बेसिक पर्पज रहता है, ठीक है। और मुझे कोई छोड़कर ना भागे यहाँ टीचर या फिर कोई भी काम करने वाला कि यार ये इंसान तो बड़ा ही समझ रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो विनोद, तो वाली चीजें, ठीक है। तो ये कुछ बातें आई होप कि आपकी समझ में आ रही होगी। तो अच्छे से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हेल्प चैट पर भी जाकर आप लोग बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेना, बाकी आइए डिस्कशन आगे बढ़ते हैं शानदार तरीके से। गरीबी और अमीरी के बीच में अगर फ़र्क आप लोगों को समझना है तो एक बड़ी ही प्यारी सी बात बोली जाती है कि बड़ा शौक़ था उन्हें मेरा आशियाँ देखने का, पर जब देखी मेरे छत की हालत तो उन्होंने रिश्ता ही बदल दिया। यानी कि छत जो है वो टूटी हुई थी, टपक रही थी, तो उनको मेरा घर देखना था, पर जैसे उन्होंने मेरा घर देखा तो उन्होंने रिश्ता ही बदल दिया कि तू मेरी औकात के लायक नहीं है। तो गरीबी और अमीरी के बीच में जो फ़र्क है वो एक इतना बड़ा खाई रहता है कि कई बार इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है। यानी कि गरीबों को कई बार इंसान नहीं समझा जाता है। समाज में अक्सर कुछ गलत हो रहा है गरीबों के साथ में तो उसको इग्नोर किया जाता है, और कुछ हो रहा है अमीरों के साथ में तो उसे बड़ी बड़ी न्यूज़ बनाया जाता है। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं समाज के अंदर में जो कुरीतियों के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब आप लोग देखोगे, जो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें पहला गोल जो रखा गया ना, जिसको फर्स्ट गोल आप लोग बोलते हो, वो ये है कि कैसे गरीबी को ख़त्म करना है। क्योंकि गरीबी जो होती है वो बहुत सारी बीमारियां अपने साथ में लेकर आती है। अच्छी एजुकेशन इंसान को नहीं मिल पाती, अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाती है, अच्छे तरीके से अगर वो कुछ भी लाइफ में करना चाहता है उसके हर जगह रास्ते में रोड़ा आप लोगों को अड़ा हुआ नजर आता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। अभी ये क्यों बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया गया है, मिनिमम इनकम बिल लेकर आया गया है। ये बिल अपने ही आप में कई सारे लोग इसको पॉजिटिव बोलते हैं, काफ़ी अच्छा है, कई सारे लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं, काफ़ी बुरा है। आखिर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है उसके बारे में तो हम लोग बात कर ही लेंगे, पर लेकिन सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है इन पॉलिटिशियन की, वो लगती है टाइमिंग कोई ऐसी चीज़ लाने की। राजस्थान के अंदर में इलेक्शन है तो अभी ये बिल याद आ गया, और ये इस पर्टिकुलर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कभी कभी मैं इस चीज़ को जब सोचता हूँ तो मैं हैरान भी होता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टियों की भी गलती नहीं है। ये तो अपने आप से साम दाम दंड भेद लगाकर हमको लुभाने की कोशिश करते हैं, सारी गलतियां तो हमारी है। आखिर हम लोग इनके लुभावनवाद में आते ही क्यों हैं?
बार बार जब हमको पता है ये ऐसा करती हैं। तो इसीलिए इस जगह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन। तो अच्छा कितना अच्छा है और बुरा कितना बुरा है, ये डिसाइड करने की पावर देती है हम लोग को एजुकेशन। तो ये चीज़ें इंसान को जब समझ में आने लगेगी, तब जो पॉलिटिशियन है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, वो अपने आप सुधर जाएगा और जिस टाइम पर जो चीज़ करने की जरूरत है उस टाइम पर वो काम करता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत तसल्ली में कवर किया गया, बहुत सारी बातें, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट भी इसके ऊपर लाए गए कि पहला स्टेट बन गया है देश के अंदर में जो यहाँ पर आज की डेट में मिनिमम इनकम गारंटी की बात कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को बताऊं अगर, तो ये एक तरीके से जब आप लोग यहाँ पर मिनिमम इनकम गारंटी की बात करते हैं तो संविधान के अंदर में हमारे पार्ट 3 है जिसमें आप लोग को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 यानी कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक का। इसके अंदर में बहुत ही प्यारा सा एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है जो कि हमारी जिंदगी को एक प्यारी सी जिंदगी बनाने की कोशिश करता है, वो है आर्टिकल 21, जिसमें बात करते हैं राइट टू लाइफ के बारे में। यानी कि एक इंसान अगर जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो वो वाली चीज तो नहीं है यहाँ पर हाँ, जिंदा रहने के लिए रोजी रोटी कपड़ा मकान होना जरूरी है, इवन अच्छा इन्वायरमेंट भी हमारे पास में होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर एक डिग्निटी वाली लाइफ की बात करते हैं, इज्जत वाली लाइफ की बात करते हैं, वो तब मिलेगी जब इंसान के पास में जॉब होगी। अगर इंसान के पास में जॉब है तो उसकी लाइफ जो है वो है बेसिकली एक तरीके से नहीं, शानदार तरीके से उसको एक सैल्यूट करेगा हर एक इंसान। और अगर जॉब नहीं है तो कितनी भी काबिलियत आप लोग के अंदर क्यों ना हो, हर एक इंसान जो है वो आप लोग को दुत्कारता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 21 भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, इसके साथ में कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग एमजी नरेगा के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी आर्टिकल 21 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो यहाँ पर भी आप लोग इसके साथ में इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसके अंदर में कई सारी चीजें, जैसे पहले 100 दिन के लिए एमजी नरेगा के तहत में लोगों को काम मिला करता था, अब इस काम को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इंदिरा गांधी जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, इसके अंदर भी 125 डेज की बात की जा रही है। जो पहले यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन में 500 और 750 रुपए दिए जाते थे उसको 1000 रुपए कर दिया गया है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली इंक्रीज की गई है इस स्कीम में। तो इसलिए ये स्कीम जो है ये इवन जो सोशल मीडिया हैंडल पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये ट्रेंड भी कर रही थी। तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। एक दिन मैंने गरीबी और अमीरी के ऊपर एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो एक बच्चे के द्वारा कमेंट में एक बात लिखी गई थी जो मुझे याद आ गई मुझे, क्योंकि जब कोई बात ऐसी लिख देता है कोई बच्चा तो नहीं कई बार एकदम दिमाग में एक अटक सी जाती है कि अच्छा क्या लिख कर चला गया। तो उसने लिखी थी बड़ी डिफरेंट सी बात कि अमीरी और गरीबी में, खासकर मैं बात कर रहा था कि लड़कियां कितनी बेसिकली आज के में प्रॉब्लम फेस करती हैं गरीब परिवार के अंदर में। तो उसने लिखा था कि अमीर की बेटी पार्लर में जितना दी आती है, पार्लर मतलब जहां पर अपना फेशियल वगैरह और ये सब चीजें कराने जाते हैं, तो वहां पर अमीर की बेटी पार्लर में जितना दे आती है उतने में गरीब की बेटी अपने ससुराल चली जाती है। मतलब पहले वाली लाइन सुन के तो मुझे लगा कि क्या लिख दिया है, छिचोरीपंती चीज लिख रखी है, पर दूसरे वाली लाइन ने उसका पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया कि अमीर की बेटी जितना पार्लर में दे आती है गरीब की बेटी उतने में अपने ससुराल चली जाती है। और ये फैक्ट है, रियलिटी है, अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान से देखोगे। और इसी की वजह से समाज के अंदर में बहुत सारी कुरीतियां देखने को मिलती है। और कोविड-19 के टाइम पर भी आप लोगों ने चीजें फील की होगी, जब यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से बच्चों की शादियां की जा रही थी, लड़कियों की शादियां की जा रही थी, खासकर क्योंकि पेरेंट्स के पास में इतने पैसे नहीं थे कि उनको पाल सके। तो चाइल्ड मैरिज बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिली कोविड-19 के ड्यूरेशन में। तो ये सारी कहीं ना कहीं कुरीतियां जो हैं गरीबी से भी आप लोगों को यहाँ पर कनेक्ट होती नजर आएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने माँ बाप को बुजुर्ग उसमें वृद्ध आश्रम में पहुंचा दिया उस टाइम पर। कई सारे लोग ऐसे थे ठंड के टाइम पर उनको सड़कों पर छोड़ छोड़ कर आ जा रहे थे। ऐसी ऐसी घटिया लेवल की चीजें आप लोगों को समाज के अंदर में देखने को मिली। तो जब कोई ऐसी स्कीम लेकर आता है कोई राज्य, तो उसका ट्रेंड होना बनता भी है और उसके बारे में बात करना डिस्कस बनता भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिस सेक्शन को अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं। और ऐसा नहीं, देश के अंदर में पहली बार ये बात की जा रही है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर, जब तक हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था 1938 में मिनिमम इनकम स्टैंडर्ड डिस्कस किया गया था उस टाइम पर कि हाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी जिंदगी एक अच्छे लेवल पर जाकर जी सके। कुछ ना कुछ बेसिक सपोर्ट उसको चाहिए होती है। पर लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर टाइम अपने आप को उस तरीके से देखना कि यार हम लोग, अभी देखो
इंसान गरीब पैदा जरूर होता है, पर लेकिन अगर मर भी पैदा जाता है तो वो आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। कई सारे लोग अपने आप को मान लेते हैं कि यार हम गरीब हैं। अगर आप लोग उस माइंड सेट के साथ में अगर आप लोग आज की डेट में देखोगे तो बहुत सारे उदाहरण आपके साथ में ऐसे हैं। अपने देश की प्रेसिडेंट को देख लो, आज की डेट में एक ट्राइबल कम्युनिटी से निकल कर आती है और देश की प्रेसिडेंट है। और फिर से मैं उदाहरण दूंगा एपीजे अब्दुल कलाम सर का। तो आज की डेट में इतने सारे आप लोगों के साथ में ऑप्शन हैं कि आप लोग जहां पर भी चाहे जरा सी देर में थोड़े से टैलेंट के साथ में आप लोग पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बना सकते हैं। तो यहां पर आज की डेट में अगर बात करें, पहले यहां पर डिस्कस किया था 1938 में कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर आजादी के बाद यहां पर 1964 में बोला गया कि इसको जो एक तरीके से प्रोग्राम के तौर पर लेकर आना चाहिए, कि प्लान करना चाहिए कि यहां पर कोई प्रोग्राम ऐसा स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि यहां पर समाज के अंदर में चेंज लेकर आया जा सके। फिर 2011-12 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 गांव में मध्य प्रदेश के अंदर में इसको इंप्लीमेंट भी किया गया। इवन मुझे अभी भी याद है कि इकोनॉमिक सर्वे जब आया था 2016-17 का, उस टाइम पर इसके बारे में बहुत ही लार्ज स्केल पर आर्टिकल लिखे गए थे कि कुछ ऐसा करना चाहिए क्या। तो सजेस्ट किया था कि जो बॉटम 75% पॉपुलेशन है उनको यहां पर कुछ ऐसी सब्सिडी देनी चाहिए ताकि बेसिक रोटी कपड़ा उनके शरीर पर बना रहे और कोई दिक्कत झेलने को उनको यहां पर न मिले। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के द्वारा प्लान किया गया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम एटलीस्ट इंसान के पास में होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब इंसान जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जब आप लोगों से बात करूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं, बेसिक एमिनिटीज मतलब इंसान के पास में एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसके पास में एक छोटा सा एटलीस्ट सर पे छत होना चाहिए, उसके जो बेसिकली जो बच्चे हैं उसको स्कूल में भेजा जा सके। तो एक कम से कम बेसिक प्रोवाइड इंसान को करा दिया जाए। ऐसा नहीं, यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कि उनको जो है गाड़ी प्रोवाइड करा दो, किसानों को ट्रैक्टर प्रोवाइड करा दो, नहीं, उसको एक बेसिक इनकम की बात की जा रही है जिसमें वो बेसिक जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट होती है जिंदगी में जीने के लिए, वो यहां पर प्रोवाइड करा दी जाए। तो इसके ऊपर बार बार बात की जाती है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और ये काम करने वाले ऐसे नहीं कि हम लोग दुनिया में पहले हैं कि इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आज तक इसके बारे में किसी ने डिस्कस ही नहीं किया है भाई साहब। ऐसे ऐसे अमीर देश भी हैं जहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यहां पर अलास्का के अंदर में यहां पर परमानेंट फंड किया डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि लोगों को ऑल रेजिडेंट को यहां पर कम से कम फायदा मिल सके। यहां पर स्टॉकहोम कैलिफोर्निया के अंदर में, फिनलैंड के अंदर में, कीनिया के अंदर में, ब्राजील के अंदर में, कनाडा के अंदर में, फ्रांस के अंदर में, यूके जर्मनी के अंदर में, स्कॉटलैंड के अंदर में, ये है बेसिकली बार्सिलोना ब्रिटेन, ये आप लोगों को स्विट्जरलैंड तक देखने को मिलेगा। प्लान किया था कि एवरीवन को राइट दी जाए बेसिक इनकम को यहां पर। हालांकि ये डिफीट हो गया था, क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि अगर बेसिक इनकम ही हम लोगों को मिल जाएगी तो हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग आलसी हो जाएंगे। यानी कि सोचो, आज की डेट में एक इंसान के पेट में जब भूख लगती है तो वो चिल्लाता है, तब काम करने के लिए भागता है। अगर एक इंसान आलसी बन जाए और यहां पर उसको बस ये लगे कि टाइम पर खाना तो मिल ही जाएगा और जिंदगी में जरूरत ही क्या है, तो आज की डेट में 90% लोग जो है वो काम करना बंद कर देंगे। सोचो आप लोग यहां पर कि इंसान जो है वो कब काम करना स्टार्ट करता है, जब दिखता है कि अब नहीं जिंदगी आगे बढ़ने वाली है, रुक गई है। आप लोग खुद अपना नेचर देख लो, जब तक एग्जाम सर पर आकर नहीं बैठेगा तब तक आप लोग प्रॉपर वे में एग्जाम को सीरियस लेना स्टार्ट ही नहीं करते हो। कहने का मतलब यहां पर यह कि जब तक फॉर्म नहीं आ जाता है ना, तब तक तो ढंग से इंसान अपना शेड्यूल तक नहीं बनाता है। जब शेड्यूल बनाने स्टार्ट करता है, जब फॉर्म आ जाता है और फिर लगता है कि यार ये क्या कर दिया, तो हमेशा फॉर्म आने के बाद में इंसान का रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए। पर 99% लोग उस टाइम पर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग यहां पर कि कमी कहां पर है। तो ये चीज जिस दिन आप लोगों ने समझना स्टार्ट कर दी, और ये हर जगह है, ऐसा नहीं मैं आप लोगों को यहां पर ब्लेम कर रहा हूं इसके लिए, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस इंसान ने ये चीजें समझ ली स्टार्टिंग में, भाई साहब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो इंसान जो है जिंदगी में आज नहीं तो कल किसी अच्छी पोजीशन पर मिलेगा जो ये चीजें समझ कर चला गया। पर एक ऐसा इंसान जो कि इसको एंजॉय कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, बार बार आती हैं चीजें और इग्नोर करता है और फिर अपने काम में लग जाते हैं, तो वहां पर चीजें गलत हो जाती हैं। तो मिनिमम इनकम अगर यहां पर दी जा रही है तो उससे चीजें सुधरेंगी। इसी के साथ में एमजी नरेगा के तहत में सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी के साथ में यहां पर गारंटी दी जा रही है एम्प्लॉयमेंट की, जो स्कीम चल रही थी उनमें डेज बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर साबित होने वाला है। इससे कहीं ना कहीं जब इसको इंप्लीमेंट करके देखा जाता है ना, इसको ऐसा बोला जाता है कि देखिए, कई बार तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर में, इतना पैसा कहां से लेकर आएगा। पर इन रियलिटी में अगर देखा जाए, इससे ज्यादा खर्चा इंसान जो है, अगर हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में आप लोग बात करें, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, यानी कि अपने विधायक और सांसद के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्शन में इतना खर्चा कर दिया जाता है। हम कहते हैं हमारा देश गरीब है, हम लोग दुनिया के अमीर से अमीर और डेवलप से डेवलप देशों के साथ में भी अगर कंपेयर करेंगे ना, उनसे ज्यादा पैसा हम लोग अपने इलेक्शन में खर्च करते हैं। हम लोग गरीब हैं।
आप लोगों को लगता है कि हम लोग गरीब हैं। अगर आप लोग टॉप अमीरों की लिस्ट उठाकर देखोगे उसमें कई सारे इंडियन आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों को लगता है कि हम लोग गरीब हैं, जिनके पास में पैसा है उनके पास में बेइंतहा पैसा है, और जिनके पास में है नहीं उनके पास में बिल्कुल नहीं है। तो ये जो अमीरी और गरीबी की खाई है, इसमें मैक्सिमम जनता की मैक्सिमम जनता की लंका लगाई है, यानी कि इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो डूबे रहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर भी देखा होगा, जो अमीर थे वो बचकर निकल गए, जो गरीब थे वो मैक्सिमम इसमें डूब गए। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो बहुत ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार, ये बार बार डिस्कस किया जाता है। तो जो आर्टिकल 21 मैंने बोला, मिनिमम बेसिक इनकम के बारे में बात की, कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई स्टेट इसको लेकर आ रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाएगा कि अच्छा इस स्टेट को आखिर कैसा क्या लगा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। क्योंकि आप लोग सोचो, जब ऐसी इनकम के बारे में बात की जाती है तो सबसे बड़ी बात यह आएगी कि पैसा उसके लिए प्रॉपर देना पड़ेगा। जैसे राजस्थान के अंदर अगर बोले तो बोला गया लगभग 2,500 करोड़ रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में जो एलिजिबल पर्सन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है किसको दोगे आप लोग। यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, और उस क्राइटेरिया में बेसिकली एक्चुअल में ये क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है कि एक सही इंसान को दिया जा सके। ये क्राइटेरिया रखा है कितने वोट बैंक को कवर किया जा सके। वो दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीजें होती हैं। सेम काम किया था आप लोगों ने जो प्रेजेंट टाइम पर सेंटर में जो आज के डेट में पावर में है, उन्होंने किसानों के लिए एक ऐसा बिल लेकर आए थे, इसमें 6,000 रुपए दिए थे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं उन्होंने 6,000 रुपए दिए थे। कई सारे लोग बोले थे कि ये 6,000 रुपए किसी काम के नहीं है, किसानों को क्या फायदा पहुंचाएंगे। पर कुछ लोग बोले थे, खासकर जिस किसान के पास में कुछ भी नहीं है, कम से कम कुछ तो मिलेगा उसको, कि ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो पॉजिटिव भी बोलते हैं, कई सारे नेगेटिव बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये सोसाइटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट ला रहा है या फिर नहीं ला रहा है। अगर सोसाइटी पर लार्ज स्केल में पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आ रहा है तो चीज अच्छी है, और अगर नहीं लेकर आ रहा है तो चीज बुरी है। आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में जरूर बताएगा। एक क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर अगर बात करें यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार डिस्कस भी करते हैं, तो क्या ये इंपैक्ट डालेगा अगर वनरेबल सेक्शन की बात की जाए। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आप लोग एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई जरूर करिएगा। 2-4 मिनट में आप लोग एक क्वेश्चन जो है, मतलब 2-4 मिनट तो नहीं, थोड़ा सा टाइम लीजिए। स्टार्टिंग में जब लिखना स्टार्ट करेंगे हो सकता है आप लोगों को 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक लगे। भले ही आप लोग देख देख कर आंसर लिखना की स्टार्ट करें, पर एक बार आंसर की स्टार्टिंग कर देंगे तो फिर चीजें आप लोगों को आसान लगने लगेंगी, ठीक है। और एक दूसरे को सपोर्ट किया करो यार। फिर से बोलता हूं, कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। अगर कोई लिखने की कोशिश कर रहा है तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए उस आंसर को लिखने में, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम आंसर लिखने जा रहे हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आप लोग जरूर पढ़िएगा। इससे आप लोग कई सारी चीज़ें समझ पाएंगे, और जब एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू करेंगे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें सामने वाले को बता पाएंगे। तो इन्हीं कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे से आप लोग चीज़ों को लेकर चलोगे तो इन चीज़ों का आप लोगों को फायदा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। और फीडबैक जरूर दे दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। क्या आप लोगों ने कभी आसपास में देखा है किसी ऐसे इंसान को जिसको सांप ने काट लिया हो, या किसी ऐसे इंसान की डेथ हो गई हो सांप के काटने की वजह से? आसपास में कभी आप लोगों ने कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो जरूर सुनी होगी कि फलाने का इंसान जो था वो खेतों में था, वहाँ पर सांप ने काट लिया, किसी के घर में सांप निकल गया। तो ऐसी हमारी कंट्री में बड़ी नॉर्मली ऐसी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती है। और खासकर पहले तो एक तरीके से नहीं, ऐसे जैसे मैं अपनी बताऊँ, जैसे हम लोग पहले गाँव के अंदर रहा करते थे, पर फिर हमने एक ज़मीन खरीदी गांव के बाहर, और फिर गांव के बाहर थोड़ा जाकर रहने लगे। आसपास में पहले खेत हुआ करते थे, तो कई बार जो है वो सांप निकल कर आ जाया करते थे। पर लेकिन अब तो जो है दूर दूर तक यहाँ पर घर बन चुके हैं आसपास में। वो लग रहा है कि फिर से जो है काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं, पर हाँ हम लोग जो है फिर से लगभग 100 मीटर अंदर आ चुके हैं। तो जब आप लोग बाहर जाते हो, खासकर जब इसी जगह घर बनाते हो बाहर जाकर, तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे इश्यूज़ निकल कर आते हैं। खेतों में अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, ट्यूबवेल है, तो जैसे पापा जी कई बार जाते हैं खेतों में पानी वानी चलाने के लिए, तो आज की डेट में जैसे हमारा जो खेत में जो एक रूम टाइप का बना है, जिसे कोठड़ा बोल देते हैं नॉर्मली, तो उसके अंदर कई बार सांप निकल जाते हैं आज की डेट में भी। अभी कुछ दिनों पहले ही पापा से बात हो रही थी, तो उनके द्वारा बोला गया कि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो कभी मारते नहीं है उसको, मतलब कुछ इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं, ताकि ये ऐसी चीज़ें यार देखो, सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं देखने में, श्रद्धा की कैसे करना है, क्योंकि इतने सारे निकलते हैं किस को मारे, तो छोड़ देते हैं ऐसे ही जंगल में, ठीक है। तो अभी अगर बात करूं मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, वो सुनकर आप लोग थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को एक डेटा बताऊं, ICMR क्या है? इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके हिसाब से अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, दुनिया में जितने भी लोगों की डेथ होती है उसमें से 50% लोगों की डेथ जो होती है वो इंडिया के अंदर में होती है जब कोई सांप काट लेता है।
यानी कि दुनिया में जितने भी लोग सांप के काटने से मर रहे हैं उसमें से 50% लोग जो हैं वो हमारे देश के अंदर अकेले मर रहे हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप का काटना जो है वो कितनी खतरनाक बीमारी की कैटेगरी में आ रखा है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हम लोग पुकारते हैं WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मानना है कि अगर हम लोग जाएं आज की डेट में ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया मतलब जैसे यहाँ पर बीच में इक्वेटर हो गया, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, तो इसके आसपास वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो ट्रॉपिकल एरिया में ये हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब एक ऐसी बीमारी जिसको लोग जो हैं आसपास में हैं, काट भी रहे हैं सांप, लोगों की जान भी जा रही है, पर लेकिन किसी का फोकस ही नहीं है कि हाँ ऐसी कोई बीमारी भी है, तो उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इस बीमारी को, सांप के काटने को हल्के में लेकर इसको छोड़ दिया जाता है और इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जो है वो डेथ होती है। और मैंने अभी बताया कि 50% तो हमारे देश के अंदर अकेले डेथ होती है दुनिया की। तो ये तो समझ में आ गया, पर लेकिन इसको अभी डिस्कस क्यों कर रहे हो यार, ये बताओ। इसको डिस्कस यार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी वर्ल्ड स्नेक डे जो है वो यहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो उसके चलते ये बोला गया कि हमको एक ऐसी दवाई बनानी पड़ेगी जो कि एंटी वेनम हो, मतलब जो कि विष रोधी हो, यानी कि सांप के काटने के बाद में जो जहर चढ़ता है तो उससे इंसानों को बचाया जा सके, एक ऐसी दवाई डेवलप करनी पड़ेगी। आप लोग बोलोगे क्या ऐसी दवाई नहीं है? ऐसी दवाई किसने कहा नहीं है, पर लेकिन सब जगह इफेक्टिव नहीं होती है, ये दिक्कत देखने को मिलती है। अभी मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है? अभी मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि जो ये आप लोग को ग्रीन सांप देखने को मिल रहे हैं जिसको बोला जाता है ग्रीन पिट वाइपर, तो ये जो ग्रीन पिट वाइपर है इसके लिए एंटी वेनम हमारे पास में नहीं है, इनके इसके जो जहर है उसका काट हमारे पास में नहीं है। जो हमारे पास में है वो है यहाँ पर रुसेल वाइपर, तो उसके लिए तो है पर लेकिन इसके लिए यहाँ पर नहीं है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर ये वाला जो रीजन है, इस एरिया में ये केसेस जो है बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, यानी कि सांप के केसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त था, तो यहाँ पर उसका भाई था, तो वो उसकी जो पोस्टिंग आ रखी है आर्मी में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो वो बता रहा था यार बड़ी बुरी दिक्कत देखने को मिलती है। भाई ये बता रहा था कि एक तरीके से कि बच्चों को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत रहती है, पता नहीं कब सांप निकल के आ जाए। तो ऐसे इश्यूज बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। अब तक जो भी बातें मैंने बताई है, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यार सांप के काटने से कहाँ इतने लोग मरते हैं, कहाँ हम लोगों ने इतने सुना है। ठीक है, हाँ ठीक है, सांप ने काट लिया, पर लेकिन ऐसा थोड़ी ना इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है। आप लोग समझ सकते हैं कि सांप के काटने से यहाँ पर 1.4 मिलियन केसेस निकल कर आते हैं, यानी कि 14 लाख के करीब जो केस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सांप के काटने के निकल कर आते हैं। और वो तो तब है जब अंडर रिपोर्टिंग की जाती है, यानी कि कई बार तो पता ही नहीं चलता है। जैसे कई बार सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे रेप होते हैं देश के अंदर, पर लेकिन कई बार रिपोर्ट नहीं करते हैं इज्जत बेइज्जती की वजह से। पर लेकिन किसी को दूर दराज वाले किसी गांव के किसी खेत में किसी को सांप ने काट लिया, किसको पता चलता है कि किसी को सांप ने काट लिया, तो लगभग 1,25,000 फैटेलिटीज एनुअली, यानी कि हर साल 1.25 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है सांप के काटने से। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी अगर बात करें जो ग्रीन पिट वाइपर है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, यानी कि ये जो काटता है इसका जहर ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना रुसेल वाइपर का है। पर लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब ये ग्रीन यानी कि जब ये हरा सांप काटता है तो दिक्कत क्या होती है बॉडी के अंदर में, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। हमारी बॉडी के अंदर जब इसका जहर जाता है तो वो क्लोटिंग नहीं होने देता है। क्लोटिंग मतलब आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर थोड़ा सा कट जाए तो वहां पर खून निकलेगा बाहर और फिर थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जरा सी देर में 1-2 दिनों के अंदर फिर वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है और फिर वो एक परत जम जाती है ब्लैक ब्लैक, जिसको नॉर्मली हम लोग अपनी भाषा में खुरंड बोलते हैं, खुरंड जम गया। ठीक है, आप लोग कुछ और शब्द हो सकता है यूज करते हो। तो जो खुरंड जम जाता है उसके ऊपर में, तो फिर वहां से क्या होता है कुछ दिनों बाद वो गिर के निकल जाता है और ये एक तरीके से हमारी बॉडी अपने आप करती है। पर लेकिन जो खुरंड जमता है, वो जो थक्का जमता है उसका खून का, वो क्लोटिंग ही नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर में, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो ग्रीन जो यहां पर ये सांप है, इसका जो जहर है वेनम, ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसकी वजह से यहां पर क्लोटिंग नहीं हो पाती है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और स्नेक बाइट जो है वो आप लोगों को यहां पर जब नजर आती है तो कई सारे ऐसे इश्यूज फिर निकल कर आते हैं। तो मुद्दा क्या है कि जिसकी दवाई है उसको तो हम लोग बचा लेते हैं, बाकी जिसकी दवाई नहीं है उसके ऊपर काम करना जरूरी है, तभी यहां पर इतने सारे लोगों की हम लोग जान जो है बचा पाएंगे। अब ये जो डेटा मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूं, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। जैसे कि यहां पर देखिए मैंने बताया अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 14 लाख के करीब केस आते हैं सांप के काटने के,
जिसमें से 1,25,000 के लोगों की जान चली जाती है दुनिया में। इसमें से 40,000 लोग जो हैं वो अकेले इंडिया के अंदर जाते हैं। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बात करें हमारे देश के अंदर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इसको आप लोग देखोगे, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ होती है यहां पर सांप के काटने से। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि कई सारे राज्य आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर कितने लोगों को काटा, कितनों की डेथ होगी, ये यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये अब जो डेटा है पुराना है, पर लेकिन आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये इसी के साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो यहां पर ये इनका डेटा दे रखा है नॉर्मल। बाकी नॉर्थ ईस्ट का तो डेटा ही नहीं है, वहां पर कई बार काउंट नहीं होता है, इतना ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए बोला कि अंडर काउंट है, कई बार काउंट नहीं होता है। तो ये कुछ टाइम का ड्यूरेशन का आप लोगों को बताया गया, जिसकी वजह से जो फार्मर और जो लेबरर हैं उनको तो काफी ज्यादा दिक्कत इसकी वजह से देखने को मिलती है। कई बार यूपीएससी आप लोगों के जब मजा लेने पर आती है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया करती है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बोला गया यहाँ पर कुछ स्पीसीज के बारे में, बोला गया कि जो टर्टल यानी कि जो कछुआ होता है उसकी कई सारी जाति ऐसी हैं जो कि हर्बीवर्स यानी कि जो ऐसी हैं जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो शाकाहारी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मछली की जातियों को बोला गया है, ये भी इस तरीके से बोला गया है कि शाकाहारी हैं। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे मैरीन जो मैमल्स हैं, ठीक है, तो यानी कि कई सारे जो समुद्र में स्तनधारी जो जीव हैं वो भी आप लोगों को शाकाहारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जब सांप के बारे में बात की गई यहाँ पर, स्नेक के बारे में, तो यहाँ पर बोला कि यहाँ पर यह विविपोएस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर ये होता है नॉर्मली सांप जो है वो अंडे देते हैं, पर लेकिन कुछ सांप की जाति ऐसी भी हैं जो कि अंडा नहीं, एग नहीं, वो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। तो आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 और 3, बी में बोला गया 2, 3, 4, सी में बोला गया 2, 3, 4, वो 2, 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके सारे के सारे आंसर जो हैं वो आप लोगों को सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट से क्वेश्चन भी कई बार पूछ जाते हैं। तो कई बार ऐसा नहीं कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। पर लेकिन जब ऐसा दिखाओ ना, सम टाइप में लिखा हो, सम स्टेटमेंट, हर जगह सम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 99% जो रहता है वो आप लोगों को सही देखने को मिलेगा। ठीक है, सम मतलब हो सकता है कोई ऐसा थोड़ा ना कि सारी चीजें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शाकाहारी हैं, हाँ हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं मांसाहारी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग एक देख सकते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट होती है। आप लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करोगे ना एग्जाम के अंदर में, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप लोग निकाल लोगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर जहां सम इस तरीके से होता है, मैक्सिमम टाइम आप लोग स्टेटमेंट जो है वो ट्रूथ यानी कि सत्य देखने को मिलेगी। 99% हो सकता है 1% गलत हो, पर 99% आप लोगों को सही देखने को मिलती है। तो ये है यहाँ पर पूरा टॉपिक। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पर जो कि आप लोगों को बताना है कि ये वर्ल्ड स्नेक डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। बाकी कोई भी डाउट हुआ करे तो यार उसको पूछा करो और फीडबैक जरूर दिया करो। लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, 1 सेकंड लगता है, ये फीडबैक मुझे मिल जाता है और इससे मुझे पता चलता रहता है कि कैसी आप लोगों को वीडियो लग रही है। ठीक है, तो ये जरूर किया करो। 1 सेकंड का काम मतलब करने में भी इतनी शर्म आती है क्या? ओनली 1 सेकंड लगती है इसमें। ठीक है, तो ये काम जरूर किया करो ताकि मुझे पता चलता रहे। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लिया करो, जहां पर भी जो भी डाउट आप लोगों को लगे, ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर है उसमें उसको इंक्लूड किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ फील की होगी आसपास में, जब भी सड़कें बनाई जाती हैं तो वे जैसे ही सरकार चेंज होती है सड़कें भी चेंज करने का नंबर आ जाता है। यानी कि इतने गड्ढे उनमें हो जाते हैं कि या तो वहाँ पर कोई उसमें गिरकर डूबकर मर जाता है या फिर किसी न किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। पर लेकिन अब उस समस्या से हम लोग कहीं ना कहीं निजात पाने जा रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है स्टील स्लैग के बारे में। ये ऐसी सिस्टम है जिसके थ्रू अगर रोड बनाई जाएगी तो इसका मतलब ये रहेगा कि हम लोगों ने एक बर्बाद चीज जो कि किसी काम की नहीं थी, जिसको फेंका जाता था डस्टबिन में एक तरीके से, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी फायदेमंद नहीं था, अब उस वेस्ट का इस्तेमाल कर कर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि रोड बना रहे हैं। तो ये काफी शानदार एक सिस्टम है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी यहाँ पर रहेगा। और हमारे देश के अंदर में इसका सिस्टम को जो है इस्तेमाल करने की अभी बात की जा रही है। यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको अनाउंस किया जा रहा है कि हम लोग लेटेस्ट स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर अपने देश के अंदर में सड़कें बनाएंगे। आखिर ये स्टील स्लैग निकलकर कहां से आता है और ये पूरा सिस्टम क्या है, इसके बारे में पूरा एक डिटेल में मैं आर्टिकल भी अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो कि स्टील के बारे में आप लोगों को सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देगा। तो इससे पहले आप लोग पहले यहाँ पर इस आर्टिकल को सुन लीजिए, फिर उस आर्टिकल के ऊपर हम लोग जंप करेंगे और वो आर्टिकल सारी बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताएगा। और रिसेंटली अगर आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो ग्रीन स्टील के बारे में, रिसेंटली अभी यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया था।
और ये स्टेट पीसीएस के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाता है। तो जितने अच्छे से आप लोग इसको समझ कर चलेंगे उतने ही शानदार तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी एग्जाम के अंदर में दे पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये मटेरियल है जिसको स्टील स्लैग बोला गया है, जब स्टील फॉर्मेशन किया जाता है तो जो भी यहाँ पर मटेरियल वेस्ट बचता है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है इसको क्रिएट करने के लिए। बेसिकली मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह कि जब कोई भी आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, जैसे आप लोग किसी कागज को जलाएंगे, किसी कोयले को जलाएंगे, तो उसको जलाने के बाद में कुछ ना कुछ वेस्ट वहां पर क्रिएट हो जाता है, तो वो जो राख बच जाती है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये वही वाला वेस्ट है। और हमारा देश दुनिया के अंदर में सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। तो जब दुनिया में इतनी ज्यादा स्टील प्रोड्यूस की जा रही है हमारे देश के अंदर में, तो सोचो ये स्लैग जो है वो कितना निकलता होगा। और अभी आने वाले टाइम पे हमारा टारगेट है 2030 तक का कि जो स्टील का प्रोडक्शन है उसको और लार्ज स्केल पर हम लोग बढ़ाकर आगे बढ़े। तो जब हम लोग स्टील के प्रोडक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो सोचो कि ये और ज्यादा जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यहाँ पर ये स्लैग ये और ज्यादा यहाँ पर कितना मात्रा में निकल कर आएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और CSIR के द्वारा मिलकर यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो भी सिस्टम यहाँ से निकल कर आता है इससे सड़कें बनाई जाएगी। और सड़कें जो यहाँ पर बनाई जाएगी वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सड़कें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सर ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा पहले हम लोग कर चुके हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं। अगर आप लोग बात करें तो पहली बार गुजरात के सूरत में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया। ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ब्रो नहीं है जिसका भी ट्रेलर आया है, ठीक है ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग का इस्तेमाल कर चुकी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्सेसफुली यहाँ पर इसका यूज कर चुकी है। मुंबई गोवा जब नेशनल हाईवे यहाँ पर क्रिएट किया गया, यानी कि मैं कोई ऐसी चीज आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि यार ये क्या हो गया, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, नहीं, ऑलरेडी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ना वो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाली बात, तो वही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी इसको लेकर। तो इसका फायदा क्या होगा अगर इसको इस्तेमाल हम लोग और अच्छे से कर रहे हैं, तो आखिर क्यों ये इतना ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में है। अब जो बातें बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि कोई भी चीज अगर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में बढ़ती जा रही है तो उसके पीछे कोई ऐसा रीजन होगा जिसके लिए हम लोग उसको इस्तेमाल उसका बढ़ता जा रहा है। पहला तो ये कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज यहां पर हो जाएगी। कोई चीज अगर इन्वायरमेंट में पड़ी हुई है उसकी वजह से इन्वायरमेंट सड़ रहा है तो उससे बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। अब यहां पर वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। पहले नंबर पर कौन है? वही हमारा दोस्त लंगोटिया यार, चाइना दूसरे नंबर पर हमें हमारा टारगेट है कि आने वाले 2030 तक का बहुत ही ह्यूज लेवल पर हम लोग स्टील प्रोड्यूस करने वाले हैं। और उसमें ग्रीन स्टील का भी काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, रोल रहेगा आप लोगों का। तो इसमें जब और वेस्ट प्रोड्यूस होगा तो उस वेस्ट का इस्तेमाल क्यों ना हम लोग रोड बनाने में कर ले, तो ये आप लोग देखने को मिलेगा। उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर पत्थर फेंको, हम लोग उससे क्या करेंगे, अपना मकान बना लेंगे, तो वाली बात है। दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक तरीके से ऐसी चीज है जो हम लोग फेंक रहे थे जिसका कोई इस्तेमाल था ही नहीं। तो इसका मतलब हम लोगों ने एक वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सस्ता भी काफी ज्यादा रहेगा यहाँ पर अगर बात करें, यानी कि काफी चीपर रहेगा यहाँ पर। तो ये माना जा रहा है कि जो नॉर्मल रोड बनाते हैं, अगर वो रोड जो है वो आप लोग को 100 रुपए की पड़ रही है बेसिकली रोड बनाने की कॉस्ट, तो यहां पर इसकी कॉस्ट जो है वो आप लोग को 70 रुपए की पड़ने वाली है। यानी कि 30% लेस कॉस्ट आप लोगों को यहां पर देनी पड़ेगी। तो यानी कि एक तो सबसे बढ़िया क्या है कि इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद है, दूसरा क्या है सस्ता भी है, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, वो है लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी कि यहां पर आप लोगों को बहुत ही कम मेंटेन चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि जो रोड यहां पर बनाई जाएगी वो लंबे समय तक टिकी हुई रहने वाली है। बारिश वगैरह का भी इंपैक्ट जो है वो काफी कम आप लोगों को यहां पर पड़ने को देखने को मिलेगा। इसीलिए बोला जा रहा है, चौथा पॉइंट ये क्या है, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल क्या है, लंबे समय तक टिकने वाली है, आप लोग ये बोल सकते हो। यानी कि अधिक टिकाऊ रोड बनेगी, हर एक मौसम में आप लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि ये अगर स्लैग का इस्तेमाल कर करके एडवांटेज है, ये यहां पर बताने की बात की जा रही है। और इसी का एक तरीके से अगर बात करें, अगर हम लोग कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी बात तो ये होगी, हम लोग क्या कर रहे हैं, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं ऐसा बोलिए। वरना वही पैसा जो यहां से बच रहा है लगभग 30 रुपये आप लोग बोल सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कहीं और ले जाकर कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था वो हम लोगों ने रोक ही दिया। इकोनॉमिक एडवांटेज हो गई, इसी के साथ में लंबे समय तक लाइफ स्पैन हो गया रोड का, और इसी के साथ में और आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर काम कर इसको और ज्यादा प्रोडक्टिव हम लोग बना सकते हैं।
यानी कि जब कोई चीज खोज लेता है इंसान तो फिर उसके नए नए तरीके और खोजना स्टार्ट कर देता है, तो जो इफेक्टिव चीज अभी देखने को मिल रही है उससे और ज्यादा चीजें इफेक्टिव वे में चलने लगती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। जो सिस्टम मैंने आप लोगों को यहां पर बताया स्टार्टिंग में, सिस्टम आप लोगों ने एक लाइन देखी होगी, आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि एक ऐसा खराब प्रोडक्ट उससे हम लोग अपना पैसा क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये टर्म ऐसी है क्या फालतू में लिख दी? नहीं भाई साहब, बकायदा मिशन है हमारे देश में इसको लेकर। तो एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक है, छोटू टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हैं इसी के अंदर में, कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं। तो इसके बारे में अगर पूछा है तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये हमारे देश के अंदर में टोटल कई सारे मिशन है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा PMSTIAC यानी कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन और एडवाइजरी काउंसिल के तहत में टोटल 9 मिशन के बारे में बात की गई थी। उसमें से एक ये भी था कि कैसे हम लोग अपने यहाँ पर जो कूड़ा करकट है उसका ढंग से इस्तेमाल कर उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे गांव में गोबर आप लोगों ने देखा, गोबर सड़कों पर पड़ा हुआ है, बर्बाद हो गया, उसको गोबर धन में कन्वर्ट कर दिया, तो गोबर धन स्कीम बन गई। ऐसे ही यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। स्टील स्लैग जिसको हम लोग वेस्ट की तरीके से फेंक देते थे, उसके हम लोगों ने रोड बनानी स्टार्ट कर दी, ये वाली चीज होगी। तो ये कहीं ना कहीं मिशन जो है ये स्वच्छ भारत मिशन का भी एक पार्ट है, क्योंकि कूड़े करकट का इस्तेमाल कर हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव चीजें आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। कौन से साल में लॉन्च किया गया था ये आप लोग बताना है, देखता हूं कौन कौन से ये बताता है। ठीक है, अभी यहां पर अगर बात करें वेस्ट टू वेल्थ मिशन के बारे में, एक तो यहां पर डेवलपमेंट करेगा, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यहां पर कहीं ना कहीं क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट पर हम लोग फोकस दे रहे हैं। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन का इस्तेमाल कर और फाइनेंशियली भी हमको फायदा पहुंचा रहा है यार, हम लोग कूड़े करकट का इस्तेमाल कर चीजें बना रहे हैं। ठीक है, तो वेस्ट हैंडल करने में भी हेल्प मिल रही है, वरना कहीं जाएगा बिखरेगा, वहां पर उल्टी सीधी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग 3 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे वेस्ट से 2050 तक का। तो ये अचीवमेंट है एक तरीके का। सोचो कि जहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है, अब उस एरिया में हम लोग बिजली पहुंच पाएंगे अगर उस एरिया में ऐसा तरीका कुछ कूड़ा करकट देखने को मिलता है। तो वेस्ट टू वेल्थ का मतलब यही है कि खराब चीजों से बढ़िया निकाल देना। तो ये होता है बेसिकली चीजों को त्रास देना, कहते नहीं है कि भाई साहब कोयले को त्रास कर हीरा बना दिया। तो ये वही वाली चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है कि जो कोयला था उसको त्रास कर यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हीरे में कन्वर्ट कर दिया गया इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। क्वेश्चन बड़ो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वेस्ट टू वेल्थ के बारे में, इसका आंसर आप लोगों को देना है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ की है 3 गीगावाट को 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये अभी तो खैर आंसर दे ही दोगे आप लोग जब साथ साथ में पढ़ोगे, बाद में जब अटेम्प्ट करोगे तो तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर क्या क्या कमियां खामी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये स्टील स्लैग के बारे में बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। जब इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो इसका मतलब इसका आंसर आप लोग देखोगे तो ये सारी चीजें अभी आप लोगों को पढ़ाई है, तो तीसरा आप लोगों को यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी स्टील के बारे में, और काफी सारी ऐसी बेसिक चीजें होंगी जहां से क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में भी बन चुके हैं और स्टेट पीसेस के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से टकटकी लगाकर आप लोग सुनना ताकि कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आप लोगों को न रहे। ओके दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि ये आर्टिकल बिल्कुल शानदार है, ऐसा कुछ कई बार मेरे मुंह से सुना होगा। ये उसी कैटेगरी में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, और बात करेंगे स्टील के बारे में, खासकर ग्रीन स्टील की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके साथ में। ये पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो बात की जा रही है स्टील के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों की लाइफ में कोई स्टील का इस्तेमाल है, तो वीडियो को पॉज कर बताओ, देखता हूं कौन बताता है मम्मियां याद आ जाएंगी आप लोगों को, क्यों? क्योंकि स्टील के बर्तन जरा से गिरे कहीं पर, मम्मी चिल्लाई फोड़ दे सारे बर्तन है तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो स्टील के बारे में बात करूंगा, बहुत ही शानदार आर्टिकल रहने वाला है। ग्रीन स्टील क्या होती है, कोर सेक्टर के साथ में क्या कनेक्ट है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, किस कंट्री में कितनी स्टील है, क्या क्या, और बहुत बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे देश में कहाँ कहाँ पर इससे रिलेटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मतलब मजा आने वाला आर्टिकल को आप लोगों का सुन के, इतनी सारी चीजें बताऊंगा कि आप लोगों के चक्षु खुल जाने हैं। अभी क्यों न्यूज में, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसके द्वारा बात की जा रही है कि रिड्यूस करेंगे हम लोग कार्बन एमिशन,
और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर जो भी यहाँ पर कार्बन एमिशन का जो एक बोझ रहता था उसको रिड्यूस कर कर ये ग्रीन स्टील बनाएंगे। ग्रीन स्टील मतलब हरे कलर की स्टील देखने को मिलेगी आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। स्टील बनाने का जो प्रोसीजर है उसको ये चेंज करने जा रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट पर उसका कम नुकसान पड़े। तो ये है इसका बेसिक पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए तो पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को डिस्कस करता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी रहे, बहुत ही आसान शब्दों में। नॉर्मली अगर आप लोगों को स्टील बनानी है तो बहुत ही भयानक प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। आप लोगों को यहाँ पर इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि कितना खतरनाक जो है दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही ह्यूज हाई टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर मैक्सिमम फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया। तो जब ग्रीन स्टील के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये जो प्रोसीजर होता है, जो इस तरीके से स्टील बनाई जाती है, इसके अंदर में लो कार्बन एनर्जी का इस्तेमाल करना हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोयले का, तो कोशिश करेंगे कि क्यों ना हम लोग इस्तेमाल कर लें यहाँ पर हाइड्रोजन का, या फिर कोयले में भी कोयले के गैसिफिकेशन का, या फिर कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि ग्रीन सोर्सेज से लाई गई हो, जैसे कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ग्रीन हाउस गैस को जो एमिशन होता है, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कट करने के लिए जो भी संसाधन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो एक ग्रीन स्टील की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये बताया जा रहा है कि अगर ग्रीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर हम लोग जो स्टील बनाते हैं उस स्टील की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। यानी कि जो स्टील हम लोग बना रहे हैं फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर कर, उसकी क्वालिटी वो देखने को नहीं मिलेगी। स्टील की क्वालिटी जो आप लोगों को ग्रीन जो एक तरीके से ईंधन यूज करके निकल कर आने वाली है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके की स्टील आप लोगों को देखने को मिलती है। स्टील कुछ ऐसी आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है जब ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू निकलती है। पर ये कौन कौन से प्रोसीजर हैं अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन हमारे पास में स्टील आ गई है। आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, इसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जब आप लोग कोई भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं स्टील को बनाने के लिए, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा खासकर जब ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक तरीके की आप लोगों की ग्रे हाइड्रोजन निकल कर आएगी। क्यों, क्या है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों के पास में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यानी कि जब नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया आप लोगों ने यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसको आप लोग ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन बनाने में ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अब इस ईंधन को, इस हाइड्रोजन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टील बनाने में, तो ये एक ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगी एक तरीके से, और ना ही ये ग्रीन स्टील कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल चुकी है। अब बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन के बारे में। ब्लू हाइड्रोजन में भी नेचुरल गैस ही यूज करते हैं हम लोग, पर लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर लेते हैं, यानी कि पकड़ के इसको जेल में डाल देते हैं, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलती है तो इस वाली से बेटर है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने पकड़ी है इसको बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टम में कैप्चर किया है, अब ये इन्वायरमेंट में नहीं गई है। तो ये हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, पर लेकिन इससे तो ज्यादा बेटर ही है, जिसने इन्वायरमेंट में ये यहाँ पर निकाल कर रख दी थी सारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे जो हम लोग स्टील बनाएंगे इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर कर, अब ये वाली जो क्वालिटी है स्टील की ये और इंप्रूव आप लोगों को यहाँ पर होती नजर आएगी, और प्रोसीजर भी आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर आएगा, जो कि इन्वायरमेंट पर कम नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। पर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी निकल रही है यहाँ पर, ये तो है नहीं कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है, ये ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि हाँ यार इसको आगे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है 2070 तक का हमारा टारगेट क्या है कि कार्बन एमिशन जो भी ये निकल रहा है इसको जीरो करना है। तो ये पूरा फोकस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अगर इस्तेमाल किया तो किया, वरना ये भी इन्वायरमेंट में जाएगा फिर बाद में। तो क्यों ना ऐसा कोई तरीका खोजें कि यहाँ पर कार्बन निकले ही ना। जी हाँ, ऐसा भी कोई तरीका है, तो उसी के ऊपर फोकस देने की यहाँ पर बात की जा रही है। निकले भी तो इतना कम निकले कि ना के बराबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बात की जा रही है, ये है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में अब आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे ही नहीं जिसमें से कार्बन निकले। जैसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली, वो क्या है, हम लोगों ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल कर लिया।
अब यहां पर जो निकल कर आएगी मार्केट में वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्सीजन निकल कर आएगी। यानी कि जब यहां पर हाइड्रोजन बनेगा तो ऑक्सीजन निकल कर आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप लोगों के पास में पानी है, अब पानी में से आप लोगों को हाइड्रोजन बनानी है, तो हाइड्रोजन तो यहां पर आ गई और ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल गई, तो इसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्टील को बनाने के लिए। अब जो इस हाइड्रोजन से स्टील बनाई जाएगी, अब ये स्टील जो है आप लोग की ये ग्रीन स्टील कहलाएगी, और इस स्टील की क्वालिटी जो है वो उम्दा लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये सिस्टम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी हमारे देश के अंदर में नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज क्या है, ऐसा नहीं कि हम लोग स्टील बनाने के लिए उस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकेला स्टील में नहीं, वो बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, यानी कि आप लोगों को उससे गाड़ियां चलती हुई आने वाले टाइम में नजर आने वाली है, इन्वायरमेंट को बहुत कम यहां पर नुकसान पहुंचाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बिल्कुल जीरो कर दिया इसने, तो बिल्कुल भी ये एक तरीके से इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर नहीं पहुंचाने वाली है। और इसी के साथ में पानी की जो क्वांटिटी है वो तो इतनी अवेलेबल है, अगर आप लोग समुद्र के पास में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा समुद्र जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो वहां से आप लोग अगर पानी को निकालकर उसको आप लोगों को सही तरीके से प्योर कर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। पर लेकिन मुद्दा यहां पर यह है, इसमें भी आप लोग कुछ ना कुछ, उन्हें कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी। जैसे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन आप लोग वहीं पर ही बना सकते हैं जिन एरिया में आप लोगों के पास में रिन्यूएबल एनर्जी है और जिन एरिया में आप लोगों के पास में वाटर यानी कि पानी है। अब मान लीजिए आप लोगों को अगर बात करूं राजस्थान के अंदर, आज के डेट में अगर आप लोग जाते हैं तो राजस्थान के अंदर में दुनिया भर की आप लोगों को मिल जाएगी सोलर एनर्जी, आप लोग जाकर अच्छे से प्लांट लगा सकते हैं। पर लेकिन राजस्थान में पानी तो मिलेगा नहीं कि आप लोग उससे हाइड्रोजन बना लोगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, जहां पर सोलर एनर्जी या फिर बोलूं तो मोटे मोटे तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी है, वहां पर पानी नहीं है। ठीक है, उन्हीं आप लोगों ने डायलॉग सुनागा कि जब हरी थे तब मैं नहाई, अब हरी है हम नहाई, कुछ ऐसा करके कुछ एक दोहा है जो मुझे एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उसमें ये कहता है कि जब एक तरीके से मेरे पास में गुरु थे तो तब तो मेरा इच्छा नहीं करी पढ़ने की, अब इच्छा कर रही है तो पढ़ने की, तो मेरे पास में गुरु नहीं है। तो वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। उन्हें कहते हैं कि टाइम निकल गया, उस टाइम पर एक तरीके से फिर हम लोग बैठे हुए रो रहे हैं कि काश आज टाइम होता। तो ये जिंदगी जो है कुछ ऐसे ही पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक टाइम पे इंसान कहता है कि यार मेरे पास में अटेम्प्ट नहीं है, और एक टाइम पे इंसान कहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो अब आप लोग देख लो, जब अटेम्प्ट निकल जाएंगे फिर टाइम ही टाइम रहेगा, पर लेकिन उस टाइम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। पर लेकिन आज की डेट में अटेम्प्ट है तो आप लोग सोच रहे हो कि ढंग से पढ़ने के बारे में, पर लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। तो सोचो कि किस तरीके से पैटर्न को लेकर चलना है। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनेगी। ठीक है, कोई और ही हाइड्रोजन बनती ही आप लोगों को नजर आएगी। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को अपने देश के बारे में बताता हूं जो इंटरेस्टिंग है। दुनिया में अगर पूछे कि हमारा देश जो है वो स्टील प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर आता है, तो याद रखना दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। यानी कि पहले नंबर पर कोई और है, जी हाँ, पहले नंबर पर है हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र जिगरी दोस्त चाइना। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह सोचो, दुनिया में दूसरे नंबर पर हम लोग स्टील बना रहे हैं, तो कितना बड़ा एरिया होगा हमारे देश के अंदर में स्टील प्रोडक्शन का, और कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग रिलीज करते होंगे। अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करने लगे तो कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जो कोयले वगैरह का इस्तेमाल हम लोग इसके अंदर करते हैं वो भी कई बार बाहर से लेकर आना पड़ता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी बचेगा। तो यानी कि हमारा इंपोर्ट भी यहां पर कम हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी करेंसी बाहर जाती थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अपने ही देश में ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बनाएंगे तो हमारे ही देश में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ये बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, और इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी वैसा पूरा। तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हम लोग यहाँ पर क्रूड स्टील बनाते हैं, पर लेकिन अब यहां पर आने वाले टाइम में हम लोग एक ग्रीन स्टील बनाते हुए नजर आएंगे। तो इसको हम लोग को सुधारना है। फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर पर 120 मिलियन के करीब 120 मिलियन टन के करीब हम लोग जो है अपने देश के अंदर में क्रूड स्टील बना रहे थे 2022 के अंदर में। इसमें अगर आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर कुछ बेसिक चीजें बताऊं कि हम लोग बना तो रहे हैं, पर लेकिन रिजर्व कहां कहां पर है हमारे देश के अंदर में, अगर आप लोग देखोगे तो रिजर्व कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा उड़ीसा, इसी के साथ में झारखंड, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आप लोगों के सामने आ गया छत्तीसगढ़, यानी कि इसी के साथ में आंध्र प्रदेश आप लोग लगा लीजिए। तो ये पूरी बेल्ट है हमारे देश के अंदर में जहां पर बहुत लार्ज स्केल पर चीजें जो है रॉ मटेरियल यानी कि रिजर्व देखने को मिलता है।
पर लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां कहां पर किया जाता है, तो एक तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर में देखने को मिलेगा, जो कि रीजन पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर, एक तरीके से बलिया वाला रीजन, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर वाला रीजन, वेस्ट बंगाल में आप लोगों को यहाँ पर बर्नपुर वाला रीजन देखने को मिलेगा, झारखंड के अंदर में यहाँ पर जमशेदपुर वाला रीजन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगा, उड़ीसा के अंदर में राउरकेला वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बोकारो झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कच्चा जो एक रॉ मटेरियल पाया जाता है, और यहीं पर ही जहां पर रॉ मटेरियल होगा वहीं पर ही आप लोगों के लिए जो है स्टील प्रोड्यूस होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं थोड़ी सी और नॉर्मल भाषा में, मान लीजिए आप लोगों के एरिया में बहुत ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस होता है, आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, गुजरात से आते हैं, या फिर आप लोग पर्टिकुलर किसी एरिया से आते हैं जहां पर गन्ना प्रोड्यूस होता है। अब जिस एरिया में गन्ना प्रोड्यूस होता है, अब उस एरिया में ही आप लोगों को गुड़ जो है वहां पर आप लोगों को बेसिकली बनता हुआ नजर आएगा। चीनी के मिल उसी एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यानी कि जहां पर रॉ मटेरियल होगा वहीं पर ही आप लोगों को लिए ये पर्टिकुलर चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। तो इंडिया जो है, इंडिया दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर लेकिन हमारे देश में खपत इतनी ज्यादा है, हर घर में स्टील के बर्तन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। क्या वो खपत है? वो तो एक अलग चीज हो गई यार। बाकी के दुनिया भर के जो और इस्तेमाल आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, तो वहां पर बहुत ही लार्जेस्ट स्केल पर यहाँ पर इसका खपत होता है। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का, ये आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर 120 के करीब जो मिलियन टन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें से लगभग 106 या 105 के करीब मिलियन टन तो हम लोग अपने आप ही कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और चाइना लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर है, ये भी बात है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा। तो चाइना भी सेम पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है। तो जो कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है वही कंट्री सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यहां पर कर रही है। तो टॉप में 1 पे चाइना और सेकंड पर आप लोगों को यहां पर इंडिया देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी प्यारी कंट्री। तो ये कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में आप लोगों को क्लियर रखनी है, ठीक है। तो यानी कि इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ और बेसिक चीजें आप लोगों को बता देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर सकें। चाइना पहले नंबर पर हो गया, इंडिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जापान है। जी हां, तीसरे नंबर पर आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पर यूएसए और पांचवें नंबर पर रसिया। एटलीस्ट टॉप 5 कंट्री जो है आप लोग यहां पर नाम याद रख सकते हैं, जिसके नाम आप लोगों से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी यहां पर आ सकते हैं। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। फिलहाल के टाइम पर स्टील का जो प्रोडक्शन है कई सारी कंट्री में, अभी चाइना में रिसेंटली इतना हो गया था कि चाइना ने दूसरे देश में जाकर उसको डंप करना स्टार्ट कर दिया। डंप का मतलब क्या होता है? डंप का मतलब ये होता है कि सामान को जाकर बस फेंक देना सामने वाले के ऊपर कि भाई साहब ले, या तो इस्तेमाल कर ले या फिर कहीं और फेंक दे। तो डंपिंग पॉलिसी चाइना अपनाता है कई बार, कि जितना ज्यादा खर्चा उसको बनाने में स्टील को आ रहा है, मान लीजिए उसने जो स्टील बनाई है वो एक स्टील जो है 100 रुपए की बनाई है, पर लेकिन ले जाकर सामने वाले को बेच दी उसने 80 रुपए की, यानी कि उसका बनाने का खर्चा भी नहीं निकला। इसको कहते हैं डंपिंग करना। इसका क्या फायदा होता है? क्या कंट्री को नुकसान नहीं होगा चाइना को अगर ऐसी हरकतें करेगा? नुकसान होगा शॉर्ट टर्म पे, पर लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसे देश में जहां पर स्टील बनाई नहीं जाती है वहां पर इसने जाकर डंप करना स्टार्ट कर दी, तो वहां तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और ऐसे देश में डंप करना स्टार्ट कर दी जहां पर स्टील बनाई जाती है ऑलरेडी, तो वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है वो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ही लोकल इंडस्ट्री एक बार को बर्बाद होगी, फिर भाई साहब अपनी जो स्टील है उसको डंप क्यों करना है? फिर 100 की जगह उसको 1000 की बेचो, क्योंकि सामने वाले के तो पैर काट दिए तुमने, सामने वाला तो अब चल ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जिसके बारे में अगर कोई आप लोगों से बोले कि हाँ किस तरीके से जो हरकतें की जाती है दूसरे देशों के द्वारा, तो ऐसी भी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो यानी कि अगर हम लोग ग्रीन स्टील अपना बना पाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज आप लोगों को देश के अंदर में देखने को मिलेगी। स्टील के प्लांट जैसे मैंने आप लोगों को बताए, आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, जैसे राउरकेला हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया। तो ये मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ सकता है कि कब कब स्टेब्लिश किए गए थे, और आ क्या सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे तो 1959 में स्टेब्लिश किया गया था उड़ीसा के अंदर में, 1959 में ही छत्तीसगढ़ के अंदर में, और 1962 में वेस्ट बंगाल, और 1964 में झारखंड। और ये ऐसा नहीं हमने अपने आप ही बना लिए। जर्मनी, रसिया, यूके, रसिया, ये वो देश हैं जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराया, असिस्टेंट प्रोवाइड कराया ये चीजें स्टेब्लिश करने के लिए। तब जाकर हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए, और तब जाकर हम लोग ये चीजें अपने देश में डेवलप कर पा रहे हैं। तो यानी कि आज की डेट में हम लोग जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं
किसी ने हम लोग को बैसाखी दी थी, पर उनकी बैसाखी से चलना सीखा और आज के डेट में अपने पैरों पर हम लोग दौड़ रहे हैं। कहते हैं कि किसी के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हो, पर लेकिन दौड़ना तो दोस्त अपने ही पैरों पर पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा देश, जब हम लोगों ने बैसाखी का सहारा लिया उस टाइम पर चलना सीखा, पर आज की डेट में हम लोग इतने लार्ज स्केल पर चीजें डेवलप कर रहे हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि दौड़ रहे हैं। तो यही चीजें आप लोगों को अपनी जिंदगी में भी सीखनी है कि किसी का सहारा लो थोड़ी देर के लिए, पर लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट मत बने रहो कि हाँ वही इंसान जो है वो आप लोगों की गड्डी खींचता रहेगा। और ये पेरेंट्स के लिए भी है, आप लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, जितनी जल्दी हो सके पेरेंट्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटा लो, अपना जो भी हो सके थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों को भी अंदर मोटिवेशन आने लगे कि हाँ हम भी कुछ इस दुनिया में कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये तो पता चल गया कि हाँ हमारे देश में कई जगह जो है स्टील जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, पर लेकिन क्या हम लोग नंबरिंग जान सकते हैं? जैसे कंट्री के बारे में बता दिया, ऐसे क्या देश के अंदर में स्टेट के बारे में आप लोगों को पता चल सकता है? जी हाँ, सबसे 1 नंबर पर आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिलेगा, और उड़ीसा पीसीएस के अंदर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा? वो है झारखंड। तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, तो आप लोग समझ सकते हैं। चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका, 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र, 6ठे नंबर पर है गुजरात। तो ये वो एरिया है जहां पर लार्ज स्केल पर स्टील जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो यहां पर जब जिस एरिया में स्टील प्रोड्यूस की जाएगी वो वहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाएगी। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए, डिकार्बोनाइज करने के लिए स्टील इंडस्ट्री को कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक एक कर मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे स्टेप नंबर 1 में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो यहां पर स्टील को रिसाइकिल करने की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ये आ रहे हैं क्या? बेसिकली ला चुके हैं 2019 के अंदर में। तो क्या फायदा है आप लोग खुद सोचो। मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास में जैसे कि क्या बोला जाए, कुछ उदाहरण लिया जाए, जैसे कि आप लोगों के पास में कोई क्या मतलब कुछ एग्जैक्टली मेरे माइंड में कोई ऐसा उदाहरण नहीं आ रहा है जो कि अच्छा सा जो आप लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। एक मिनट रुको। जैसे कि एक घर का उदाहरण लेते हैं, चलो। जैसे कि आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग ये एक पर्टिकुलर एरिया लिया, एक प्लॉट लिया और आप लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट किया। अब ये जो घर बनाना स्टार्ट किया आप लोगों ने इसको सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर दिया कि अच्छा यहाँ पर रूम बनेंगे, यहाँ पर किचन होगी, कोई लिविंग एरिया होगा, यहाँ पर लेट और बाथ आप लोगों के देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अपना कॉमन एरिया होगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने बना लिया। इसके अंदर में फर्नीचर वगैरह भी आप लोगों ने कंप्लीटली सेट कर दिया, कुछ ऐसा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब आप लोगों को लग रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने तैयार किया है यार ये गलत जगह पर आ गया है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए था। अब पूरा का पूरा घर जो है वो सपनों का महल टूट गया। अब यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड लैंड थी, कहीं और जाकर आप लोगों को घर बनाना पड़ रहा है। तो अब आप लोगों को पास में क्या है, रॉ मटेरियल ईंटें सारी की सारी इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएंगी मैक्सिमम। आप लोग जो भी सामान घर में लेकर आए थे वो भी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाने वाला है। और आप लोग ऑलरेडी उस काम को कर चुके हो, तो आप लोग प्लानिंग भी जानते हो कि हाँ यार ऐसे ऐसे इतना टाइम लगा था, यहाँ से मिस्त्री आए थे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम सामान लेकर आए थे, वो सारा सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यानी कि अब आसानी से आप लोग काम कर पाओगे और बहुत सारा मटेरियल जो है वो रीयूज भी आप लोग यहाँ पर कर पाओगे। तो जब मैं आप लोगों से बात करता हूं स्क्रैप जो रिसाइकिल पॉलिसी की स्टील की, तो इसका मतलब यह है कि अब हम लोग को फिर से स्टील बनाने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी स्क्रैप पड़ा हुआ है हमारे पास में स्टील का, उसी को रीयूज करने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी हमारा जो बेसिकली कार्बन एमिशन है वो कम होगा, कोयले का कंजप्शन जो है वो कम होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग स्टील स्क्रैप रिसाइकिल पॉलिसी 2019 में लेकर आए थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ताकि स्टील इंडस्ट्री को डिकार्बोनाइज किया जा सके, कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की ओर चल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया, कि इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा, अगर बजट का स्पीच आप लोगों ने ध्यान से सुना तो उसमें मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फंक्शन और जो भी यहां पर स्क्रैपिंग फैसिलिटी की बात की गई, यानी कि जो भी व्हीकल 15 साल से ऊपर के हैं उनको भी स्क्रैप यहां पर किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से खत्म किया जाएगा उनको भी। आप लोग बोल सकते हैं जैसे नहीं एक तरीके से काटा जाएगा ले जाकर उसके अंदर जो भी उसकी मंडी होगी जो ये ऐसे व्हीकल काटने की, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं एक तरीके से चीजें जो है वो सही पैटर्न में चलती हुई नजर आएंगे। स्टील जो है ऑलरेडी हमारे पास में है तो उसका फिर से रीयूज किया जा सकता है। चौथा जो है यहाँ पर नेशनल सोलर मिशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। 2010 से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर लग रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल सोलर मिशन को हम लोग इंप्लीमेंट करना है। तो ये भी एक तरीके से स्टील इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि नेशनल सोलर मिशन का इस्तेमाल कर ही हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं और उसी से फिर चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट अगर आप लोगों को बोला जाए
तो परफॉर्म, अचीव और ट्रेड, ये सिस्टम की बात की जा रही है। यानी कि अपने ही देश में अगर हम लोग अपनी चीजों को ढंग से लेकर चलेंगे तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी, और हम लोग अपना तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे चीजों का, और दूसरे देश को हम लोग एक्सपोर्ट भी चीजें करते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जापान के अंदर में न्यू एनर्जी और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉडल है वो यहाँ पर इन्हीं सब मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरी कंट्री से सीखकर भी हम लोग अपने देश में जो है वो चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे भी हम लोग कार्बन जो है उसका एमिशन को डीकार्बोनाइज हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होगा जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर स्टेटमेंट देकर पूछ ले कि क्या क्या स्टेप हैं कि जिनको फॉलो कर कर हम लोग स्टील इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज कर रहे हैं, तो अगर 4 से 5 पॉइंट आप लोग लिख देते हो तो फुल नंबर मिलेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये इन एरिया में देखने को चीजें मिल ही जाती है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया। अब एक और टॉपिक है यहां पर जो कि इसी के अंदर कवर कर लेता हूं, पूरा एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों का बनता है, और इससे तो प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं। कोर सेक्टर कितने हैं, क्वेश्चन पहला ये बताइए। टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर हैं। इन कोर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से वेटेज जो है आईआईपी में वो किसका है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, तो स्टील यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 17.92 आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा किसका आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो वह है रिफाइनरी का। रिफाइनरी जो है वो नंबर 1 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, और स्टील इतने अच्छे लेवल पर है कि तीसरा नंबर स्टील का आप लोग यहां पर नजर आ जाता है। चौथे नंबर पर आप लोगों को कोयला देखने को मिलेगा, क्योंकि जब स्टील जैसी चीजों में, रिफाइनरी जैसों में चीजों में भी कोयला इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में 5वें नंबर पर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल। 6ठे नंबर पर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेचुरल गैस। 7वें नंबर पर आप लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री, और 8वें नंबर पर आप लोगों को फर्टिलाइजर। तो ये कोर सेक्टर है। कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर इनको हम लोग निकाल दे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देश की ग्रोथ, जो देश का एक तरीके से जो एक सही वो नहीं कह रहे मैंने अभी तो, हमारा देश दौड़ रहा है, तो वो दौड़ कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी अगर इनको हम लोग एक बार को इकोनॉमी में से निकाल दे। इनकी रिप्रेजेंटेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये याद रखना। और ये रिप्रेजेंटेशन जो रहती है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में, आईआईपी के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, जो कि डिसाइड करता है कि किस किस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। आईआईपी में अकेले ये कोर सेक्टर ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि लगभग इनका 40% कोर सेक्टर से ही निकल कर आ जाता है, यानी कि आधे में राम और आधे में गाम, वो वाली बातें हैं। ठीक है, करंटली जो बेस ईयर है यहाँ पर आईआईपी का वो इस्तेमाल किया था 2011-12। इससे पहले जो है 4-5 इस्तेमाल किया था, बाद में जाकर इसको चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ती है वैसे वैसे स्टैंडर्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी पैटर्न पर चीजें भी जो है वो चेंज होती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं चीजों को ढंग से कवर करना। अब इसके अंदर में मैंने क्या क्या कवर किया वो भी आप लोगों को बता देता हूं, पर लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और इसी के साथ में 2020 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर आयरन और स्टील के बारे में 2 बार क्वेश्चन लगातार आप लोगों से यूपीएससी यहां पर पूछ चुका है, आंसर राइटिंग के लिए भी। तो ये इस तरीके से आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि जैसे जैसे यहां पर क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होती चली जाती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 2014 में प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से पूछा गया, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री के बारे में कि जो पोल्यूशन है रिलीज किया था स्टील इंडस्ट्री के द्वारा, तो ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर्स, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। तो सही आंसर बताइए, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ए में बोला गया 1 2 3, ए बोला गया 1 3 4, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 4, डी में बोला गया 1 2 3 4। अटेम्प्ट करिए, फिर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है आईआईपी के बारे में, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बोला जा रहा है कि एक इंडेक्स है जो कि यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए जो इंडस्ट्रीज है सेक्टर, उनकी परफॉर्मेंस को। दूसरा बोला गया यहां पर आईआईपी जो है वो करेंटली कैलकुलेट करता है 2004 से लेके बेसिकली 2004-5 का बेस ईयर यूज करता है। 8 कोर सेक्टर 40% आईआईपी में अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा आप लोगों को यहां पर ये बताना है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर बात करें यहां पर हमारे देश के अंदर में जो स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, किस किस कंट्री की हेल्प से यहां पर चीजें सेटअप की गई है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी की हेल्प से, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो यूके की हेल्प से, भिलाई स्टील प्लांट जो है वो जापान की हेल्प से। सही आंसर क्या है,
ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबव। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन सा, बात की जा रही है कि ग्रीन स्टील के बारे में, तो मैन्युफैक्चर की जाती है विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। दूसरा बोला गया कि यहां पर जो एक तरीके से दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रोजन, कोयला गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा बोला गया कि यहां पर इवेंचुअली ग्रीन हाउस जो एमिशन है वो लो होता है, कट होता है, और एक तरीके से ये कॉस्ट और इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ द स्टील। सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, तो इसका आंसर है यहां पर डी, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यहां से निकलती हुई नजर आती हैं। कैसे, वो दिखाता हूं। जब स्टील प्लांट है वहां पर कहीं पर जो पोल्यूशन एमिट करता है, तो पार्टिकुलेट मैटर ये 2.5 और ये पार्टिकुलेट मैटर 10 भी यहां पर रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसी के साथ में यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सारी चीजें रिलीज करता हुआ यहां पर नजर आता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी आगे चलते हैं यहां पर, इसमें पर्टिकुलर आंसर क्या है? आंसर है सी, यानी कि 1 और 3। बेस ईयर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया गया है, अब 2011-12 कर दिया गया है, पहले था ये बेस ईयर जो अभी बताया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों से डिस्कस किया मैच करने के लिए, तो यहां पर कहीं भी जापान आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर बी हो गया। ठीक है, तो इसको मैच कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी की सारी एक एग्जैक्ट स्लाइड में आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट यहां पर मैंने आप लोगों से बात की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां पर सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑल थ्री स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये हो गया आप लोगों के सामने पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या क्या देख लिया कि ग्रीन हाइड्रोजन, अब ही ग्रीन हाइड्रोजन की ओर चल रहे हैं, तो दूसरी हाइड्रोजन कौन सी होती है वो आप लोग समझ सकते हैं, क्रूड जो हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं। हाइड्रोजन अगर बात ग्रीन स्टील, सॉरी ग्रीन स्टील के बारे में बात करें, कई बार ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन स्टील में कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें कर ली, कहां पर क्या क्या चक्कर देखने को मिलता है, हमारा देश कहां पर हमारे देश में देखने को मिलती है, दुनिया में कहां पर ये चीजें देखने को मिलती है, बेसिक चीजें सारी बता दी। कोर इंडस्ट्री वाला एरिया भी आप लोगों को बता दिया, इसके साथ में कहां पर इसके प्लांट हैं, हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्य हैं, किस तरीके से हम लोग इसको डीकार्बोनाइज कर रहे हैं। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे वो भी आप लोगों को बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ फ्रेम किए गए थे वो भी हो गए, और यूपीएससी ने आंसर राइटिंग में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे वो भी हो गए। इसको कहते हैं सही तरीके से पढ़ाई करना। अब आप लोग बोलो कि इस टॉपिक में से अब कहीं से भी कभी भी फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया, आप लोगों से कोई पूछेगा, तो क्या आप लोग बता नहीं पाओगे? ऐसे टॉपिक को तैयार करने। तो अगर कोई डाउट हो तो बताना, और इसी के साथ में फीडबैक देना, लाइक या डिसलाइक करके बता देना कि समझ में आया या फिर नहीं। ओके दोस्तों, अब जो न्यूज़ होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी, और यहाँ पर ये न्यूज़ आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बना के जा सकते हैं, खासकर वनडे टाइप एग्जाम के अंदर में। तो ये नेशनल लेवल की न्यूज़ है यहाँ पर, और निकल कर आ रही है किससे? DPIIT और गुजरात गवर्नमेंट से, इनके द्वारा मिलकर एक काम किया गया है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के एरिया में कौन सी एक चीज कोई फेमस है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार कई सारे प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको आप लोग भौगोलिक संकेतक भी बोलते हैं। तो इसी एरिया में ये कोई एक प्रोडक्ट है जो कि फेमस हो गया, जिसको GI टैग का दर्जा दे दिया। अब उस प्रोडक्ट को मान लीजिए हम लोग को लेकर आना है इस लेवल पर कि हम लोग उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगे, उस प्रोडक्ट का कोई डुप्लीकेशन न देखने को मिले, उस प्रोडक्ट से कोई गलत तरीके से उसका इस्तेमाल ना हो, उसकी इमेज खराब ना हो। तो ऐसा काम किया जाता है यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की बात की जाती है। सोचो अगर एक एरिया में से कोई एक प्रोडक्ट अगर हम लोग बेचने लगेंगे, उस एरिया में से वो प्रोडक्ट फेमस हो जाएगा, और नॉट ओनली इन अवर कंट्री, वो विदेशों में भी आप लोगों को फेमस होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, वो गुजरात के साथ मिलकर यहाँ पर अभी लॉन्च कर रहा है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है ये ऐसा नहीं आज का ही यहाँ पर, ये पहले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा से यूपी के अंदर भी लॉन्च किया गया, और भी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। ये जो सिस्टम है पता है कहाँ से आया था? ये सिस्टम जापान से निकाल के लेके आया गया था कि अपने एरिया में कोई एक ऐसी चीज़ें फेमस कर दो ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर उसको लोग जानने लगे और वो चीज़ तुम्हारे यहीं से ही खरीदे।
इसी को सिस्टम को यहाँ पर अभी पार्टनरशिप में गुजरात गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, कोई भी यूनिक प्रोडक्ट होगा और इसमें कोलैबोरेट किया जाएगा। एम ये कि प्रमोशन किया जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके जो भी गुजरात के अंदर में कोई भी यूनिक प्रोडक्ट है, इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर यही रहता है। आप लोग खुद सोचो, अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि आज की डेट में आप लोग जानते हो यार ये प्रोडक्ट उस कंपनी का है, अगर कोई और उस प्रोडक्ट को बेचने लगे तो आप लोग समझ जाओगे कि भाई साहब डुप्लीकेट रखा है, इसने तो रिबॉक का रिबुक बना रखा है, तो वहां से आप लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। DPIIT, ये आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछे कि ये किसके अंदर में आता है, DPIIT कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में देखने को मिलेगा। वैसे खरीदने बेचने की बात की जा रही है तो आप लोग बता सकते हैं कॉमन सेंस से, ठीक है। चलिए स्टेट न्यूज के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन, यानी कि इंटरेस्ट फ्री का मतलब क्या है कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर अगर लोन आप लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर ये समझिए जितना पैसा लिया है उतना ही वापस चुकाना है, ब्याज नहीं देना है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा किसान उस लोन को लेने के बाद में बर्डन फील नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा यार जितना लिया उतना ही दे दिया, थोड़े टाइम में भी आप लोग दे सकते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या फायदा होगा, किसान आराम से लोन ले पाएंगे। तो उड़ीसा के द्वारा इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन की बात की जा रही है 1 लाख तक की, और इसमें उड़ीसा स्टेट कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल प्रोवाइड कराया गया है। ये एक तरीके की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इसको कई बार बोलते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी या सबवेंशन स्कीम में क्या जाता है, ये यहाँ पर एक तरीके की छूट देते हैं। इसका सबवेंशन का मतलब ये होता है कि छूट दे देना, आप लोगों को सब्सिडी दे देना, सबवेंशन देना। तो इसलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन स्कीम फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो भी यहाँ पर PACS हैं, जो सोसाइटीज होती हैं, उनमें 5 ईयर तक का यहाँ पर ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाने की बात की जा रही है। स्कीम क्या रहेगी, ये कहीं ना कहीं क्रेडिट प्रोवाइड कराएगी एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में किसान अगर अक्सर क्या करते हैं, मान लीजिए आज के दिन मैं किसान हूं, मैं बहुत छोटा किसान हूं और मुझे आज के दिन पैसा चाहिए, तो मैं देखूंगा मेरे मोहल्ले में कोई बड़ा किसान है क्या, एक बड़ा कोई साहूकार आदमी है क्या, मैं उससे जाकर पैसा ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, सरकार जो भी स्कीम वगैरह लॉन्च करती है वो मेरे पल्ले पड़ती नहीं है। मैं इन सब झमेलों से बचने के लिए किसी पड़ोसी से अपना लोन ले लेता हूँ। वो पड़ोसी क्या करता है, वो पड़ोसी फिर मेरा खून चूसना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको पता है इसको कुछ ज्यादा आता जाता नहीं है, तो मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट वो लेना स्टार्ट करता है। यानी कि जो लोन मुझे इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है उसी लोन को ये यहाँ पर एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यहाँ पर लोग जो है वो लेते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर बैंकों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, उनको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए हमारे देश के अंदर में स्कीम चलाई गई जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाउंट प्रोवाइड कराया जा सके और वो कम से कम एटलीस्ट बैंक के चक्कर तो काटे, उनको समझ में आता है कि हाँ ऐसा कुछ है और ये आपके लिए ये, तो फिर यहाँ पर इनके चंगुल से छूट जाएंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो अफोर्डेबल ये इंटरेस्ट रेट पर फार्मर को लोन प्रोवाइड कराना ये बेसिक पर्पज है। क्रॉप लोन जो है ये अप टू 1 लाख रहेगा, ये 0 इंटरेस्ट पर, और इससे ऊपर किसी को लेना है तो फिर एक यानी अफोर्डेबल इंटरेस्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये उड़ीसा के द्वारा कारनामा किया गया, ओके। उड़ीसा को कितने स्टेट जो है वो बाउंड्री टच करते हैं ये बताना। अगर उड़ीसा से आप लोग आते हैं तो स्टेट पीसीस के अंदर में क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब बात करते हैं यूपी के बारे में। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 351 नगर वाटिका 14 सिटी के अंदर में डेवलप करने की बात की जा रही है। नगर वाटिका एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम जिसमें यहाँ पर एक फॉरेस्ट डेवलप करने की बात की जा रही है, काइंड ऑफ, ठीक है, एक अच्छा माहौल बना रहे। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करेगी यहाँ पर एक तरीके से नंदनवन के नाम से सेवरल सिटी के अंदर में। यहाँ पर देखिए बेसिकली अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, कई सारे जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उसमें क्या देखने को मिल रहा है, वहां पर आज की डेट में जब आप लोग जाकर चेक करते हो ग्राउंड लेवल पर तो सिटीज के अंदर में बिल्डिंग नजर आती हैं। आप लोग गांव में रहते हैं और आप लोग सिटी में आएंगे तो आप लोग फर्क समझ जाएंगे इमीडिएटली, जब वहां पर जिस तरीके से आप लोगों को यानी एक तरीके से गर्मी तपन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते यहाँ पर ये काम स्टार्ट किया जा रहा है। और वृक्षारोपण के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को हमेशा याद होगा, मैं बोलता हूँ कि जब भी मानसून का पीरियड आता है तो मानसून का पीरियड जो है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मेनली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उस टाइम पर हमेशा आप लोग क्या करना है, उस टाइम पर हमेशा आप लोगों को अगर पेड़ लगाओगे तो आसानी से वो पेड़ उग जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे दादाजी थे इस टाइम पर मैक्सिमम पेड़ लगाया करते थे, और वो पेड़ शायद ही कोई ऐसा टाइम होता था कि वो पेड़ खराब हो जाए, वो पेड़ न चले। तो यहाँ पर नंदनवन क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो ये फॉरेस्ट जो रहेगा ये कहीं ना कहीं जो योगा एक तरीके से ना आप लोग देखो पेड़ पौधे अगर ऐसे लगाए
जो कि आने वाले टाइम में यहाँ पर फायदे पहुंचाए। जैसे कि योगा के लिए बात की जा रही है, इसी के साथ में यहाँ पर ट्रैकिंग की बात की जा रही है, बर्ड वॉचिंग के बारे में बात की जा रही है, फोटोग्राफी, फॉरेस्ट, ये बात है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर लोगों को टूरिज्म के पर्पज से भी यहाँ पर इसमें ये एक तरीके से ये अपनी तरफ को खींचता हुआ नजर आएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनोग्रेट करेगी यहाँ पर ये 35 करोड़ ट्रीज इस पर्टिकुलर एरिया में लगाने के लिए भी। जितने अच्छा हरा भरा एरिया होगा उतना ज़्यादा बेटर है। और आप लोगों को ये बताया फॉरेस्ट जो रिपोर्ट के तहत में ये बोला गया था कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के 33% पर यहाँ पर एटलीस्ट जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। तो ये उसकी और भी बढ़ता हुआ एक कदम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। फॉरेस्ट जो है वो किस लिस्ट के अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है या फिर ये कॉन्करेंट में आता है या फिर यहाँ पर यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइएगा जरूर। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये भी आप लोगों को जो न्यूज़ देखने को मिलेगी ये कहीं ना कहीं स्टेट से रिलेटेड है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक बिल लेकर आया गया जिसको सिक्योरिटी टू द गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? ये वर्कर्स जो कि आप लोग देखते हैं डे बाय डे काम करते हैं बेसिकली, जैसे कि ऑनलाइन ऐप के थ्रू काम करते हैं। आज के डेट में जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, या अमेजन के जो डिलीवरी बॉयज हो गए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। गिग वर्कर हैं। इनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में जब बात करें, इनको प्रॉपर कोई इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, एक्सीडेंट से ये दिक्कत, ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिलती है और प्रॉपर इनको अपना पैसा भी नहीं मिल पाता है। तो राजस्थान ने एक बिल लेकर आए हैं यहाँ पर जो कि एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं, और कोई भी दिक्कत रहेगी तो इनको सोल्यूशन भी निकालेंगे। इससे इनका वेलफेयर होगा कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, खासकर जो भी ऐप प्रोवाइड कराने वाले ऐप के थ्रू ये इसके बारे में सोचेंगे यहाँ पर, खासकर पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यार, जिसके बारे में आज की लिस्ट आप लोग याद रखते हैं और क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइंस की न्यूज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वनडे टाइप में तो खासकर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसी न्यूज होती है बेसिकली। हमारा एम है अचीव करने के लिए E20, I20 नहीं, E20 2025 तक, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब के द्वारा बोला गया है। सबसे पहले तो ये E20 क्या है यहाँ पर? तो E20 का जो नाम यहाँ पर बोला जाता है, ये बोला जाता है एथेनॉल इनेबल्ड पेट्रोल। आप लोगों को पता है हम लोग अपने देश के अंदर में जो पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करते हैं, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, 86% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो 86% जब हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल कर आती है, हमारे देश के अंदर में हम लोग बाहर के देश के ऊपर डिपेंडेंट है। इस 86% में सोचो हम लोग 20% अपने देश में से ही इंक्लूड करने लगे एथेनॉल वगैरह, जो कि हम लोग फसलों से या फिर दूसरे एरिया से निकाल कर लेकर आते हैं। तो 86 में से अगर 20 आप लोग हटा दोगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा सीधा सीधा 66, यानी कि 20% हम लोग अपने देश में से निकाल रहे हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि बाहर से हम लोग जो इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वहां से भी हम लोग को फायदा देखने को मिल रहा है। तो कई लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कल को चलकर अगर सऊदी अरेबिया, ये यहाँ पर जो यूएई वगैरह, ईरान, इराक वगैरह, इनमें लड़ाई होती है और बदतमीजी चलती रहती है, तो हमको दिक्कतें होने लगती हैं यार। ठीक है, तो उससे पीछे छूट जाएगा। तो हमारा एम ये है कि हम लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट हो सके, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इन सब पर भी काम कर रहे हैं। तो एम ये है कि एंटायर नेशन को कवर किया जाए 2025 तक का। और G20 जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो गोवा में आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो वो भी यहाँ पर एड्रेस करने की बात की जा रही है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर कनेक्टेड किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा 190 मिलियन जो फैमिलीज हैं विल LPG सिलेंडर के साथ में, ये लास्ट 9 ईयर से। और कंट्री का एम है कि 50% नॉन फॉसिल फ्यूल ये कैपेसिटी भी देखने को मिले 2030 तक का। यानी कि जो यहाँ पर बातें बोली गई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोग बाहर के देश के ऊपर अपना डिपेंडेंसी यहाँ पर कम कर लें। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर ये वाला ही यूज किया करो, पेन बड़ा प्यारा लगता है। न्यूज पढ़ लो, न्यूज याद रख लो, प्यारा पेन नहीं यूज आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा जो कि याद रखेगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर नॉर्मल हो तो इंपॉर्टेंट है, होती है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। पर लेकिन अगर कोई पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट महिला के बारे में बात करें, जो खासकर पहली बार अगर कोई न्यूज में आ जाए, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? इनका नाम है लीसा फ्रेंचिटी। ठीक है, तो लीसा फ्रेंचिटी जो है यहाँ पर ये पहली वुमेन बन गई है यूएसए के अंदर में, जो यूएसए की नेवी को लीड करेगी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ऑलरेडी एनडीए सीडीएस में डायरेक्ट यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुकी है, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं होना चाहिए।
तो लीसा ये फ्रेंच सिटी जो है वो फर्स्ट वुमेन बन गई है यूएसए नेवी की, जो यूएसए की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यहाँ पर चूज किया है, तो यहाँ पर ये एडमिरल लीसा फ्रेचिटी जो नेवी को टॉप ऑफिसर जो यहाँ पर रहने वाली है और फर्स्ट वुमेन जो है ये इस पोजीशन को होल्ड करेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोगों से बस ये क्वेश्चन पूछा सकता है, बाकी तो जो भी है कि हाँ ये था वो कोई नहीं है इंपॉर्टेंट। बस ये आप लोग याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं वुमेन आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी नेवी में महिला जो है वो इंक्लूड हो रही हैं अब आके नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, और यहाँ पर वो उसको हेड कर रही है। तो एक डिफरेंस आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये डिफरेंस है। तो हमको भी ये डिफरेंस जो है यहाँ तक लेकर आना है। हमारे देश में आज तक की हिस्ट्री में जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने वाली बात लगती है, एक सिंगल वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक नहीं बनी है आज की डेट में हमारे देश के अंदर में। ठीक है, किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को हेड करना तो दूर की बात है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे लिए अप्रिसिएशन भी है कि हम भी आज की डेट में इस तरीके से कुछ सोचें और चीजों को आगे लेकर चलें। ठीक है, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी। वर्ल्ड न्यूज में अगर बात करें तो यहां पर देखने को मिलेगा इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में। श्रीलंका के जो लीडर हैं हमारे देश की विजिट पर थे, तो इसी के चलते एक एमओयू साइन किया गया जिसको आप लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये इंडिया और श्रीलंका में कोऑपरेशन की बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। कोऑपरेशन जो रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को पता है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर कोस्टल एरिया है, मतलब चारों तरफ को ये एक आइलैंड कंट्री है, और आइलैंड कंट्री में सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का आसानी से डेवलप किया जा सकता है। जैसे हमारे कोस्टल एरिया में खासकर विंड एनर्जी काफी आसान रहती है। तो त्रिंकमाले जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहाँ पर देखने को मिला हमारे देश के अंदर भी बेसिकली, ताकि मिलकर काम किया जा सके। तो दोनों कंट्री ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहां पर किया इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, नेटवर्क, एक तरीके से नेटवर्क टू नेटवर्क एग्रीमेंट, एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम भी हमारा अभी आज के डेट में यूपीआई आप लोगों को पता है इंटरनेशनल होता जा रहा है, तो उसको आसान है यूज करना। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये भी अप्रिशिएट करने लायक चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट न्यूज है यार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर है कौन बनेगा छोटू करोड़पति। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे टाइप एग्जाम के लिए, खासकर आप लोग इनको ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर मिनिस्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहां पर बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, जिसको माहिर बोला गया, मैंने कहते यार इस एरिया में ये लड़का माहिर है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ऑयल मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी। क्या इनके सबके मिनिस्टर भी याद हैं आप लोगों को? एक बार सोचिएगा जरूर, अगर नहीं है तो देखिएगा जरूर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये अमृत जनरेशन कैंपेन, ये नए भारत के नए सपने किसके साथ मिलकर यहां पर लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा या फिर अमेजन। क्या इन सारी कंपनी के हेड आप लोगों को याद है? तो पता होना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है सारे के सारे। विच इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल कैंपेन एडिक्शन फ्री अमृत काल। तो यहां पर ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये एक तरीके किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NMBA NCPCR, एक तरीके से बात की जा रही है यहाँ पर नडा इंडिया, और यहाँ पर निश्चय। एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो यहाँ पर, जब भी एडिक्शन फ्री, तो ये कहना नहीं कोई बच्चा किसी चीज में संलिप्त होगा उसके एडिक्शन की बात की जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम अगर बच्चों से रिलेटेड कोई बात की जाती है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? अगर ये बात भी आप लोग को याद है मेरी, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, बात की जा रही है कि विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो यूटीज है उसने रिसेंटली अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में बात की गई यहाँ पर, तो किसने रिलीज किया गया? यानी कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है। मिजोरम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या है? ABCFD आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है CSET के बारे में, तो ये आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताया जाएगा। ठीक है, कई सारे बच्चे देखो CSET को लेकर कई सारी अभी भी डाउट आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला था टेस्ट सीरीज आप लोग की स्टार्ट होने वाली है, वो होगी 30 जून से। ठीक है, 30 जून से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसमें पूछ रहे हैं सर CSET की भी टेस्ट सीरीज होगी क्या? 3 तरीके की टेस्ट सीरीज यहाँ पर लॉन्च की गई है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, 3 तरीके की टेस्ट सीरीज में CSET के लिए अलग से टेस्ट सीरीज है, और वो टेस्ट सीरीज CSET के कोर्स के साथ भी है। ठीक है, और अलग से तो रहने वाली है यहाँ पर, और बाकी एक कॉम्बो भी है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं ऑलरेडी आप लोगों की। तो 1 वीक के अंदर में अगर आप लोग उसमें इनरोल कर लेते हैं तो आप लोगों को सारी चीजें जो हैं वो अभी तो बहुत ही लो प्राइस पर रखी गई हैं, जिससे कि आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर सके। आने वाले टाइम में अगर चीजें, जैसे आप लोगों ने देखा अभी स्टार्टिंग में लो प्राइस पे इसलिए आता है, जिसको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर ले, फिर इसके प्राइस जो है थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में GST भी इंक्लूड करके रखा जाता है, सारी चीजें रहती हैं। तो स्टार्टिंग में तो चलो कोई एडमिशन अपना ले लेंगे अच्छे से आराम से, जिसको लेना होगा, जिसको लगता है कि थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, तो उसके लिए वो फैसिलिटी स्टार्टिंग में दे दी जाती है। ठीक है,
फिर बाद में जिसको कम प्राइस में लेना था उसने तो ले ही ली अपना। अब जो ठीक है जिसको जो एक तरीके से नॉर्मल पेमेंट भी दे सकता है, तो उसमें फिर ये रहता है कि यार जब थोड़ा सा सिस्टम भी चलने के लिए चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें एक बार पेमेंट की होती हैं, पूरे साल फिर उसी से आप लोगों का काम चलता है, यानी कि सारे जो फीस वगैरह सारी जो चार्जेस होते हैं फिर उसी से निकल कर आते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में पेमेंट कम करके फिर आप लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो आगे नॉर्मल पेमेंट भी दे सकते हैं, वो काम है। जैसे अभी नोट्स और उसके में आप लोगों को देखने को मिला, उसमें पहले जो प्राइस था आप लोगों ने देखा वो 299 था, ठीक है। अभी उसको 3 दिन तक का 299 रखा गया। अभी जो है इसमें 499 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये 499 जो है ये 99 हो जाएगा। तो मैं चाह रहा था कि जिसने खासकर कम पेमेंट कर पाता है वो अपना कर ले। फिर ये चीज़ें इस तरीके से की जा रही हैं ताकि लोगों को, उसको ये ना लगे जो स्टूडेंट की यार हाँ मुझे ये मौका नहीं मिला, क्योंकि यार ये बात याद रखना, एक बार ये पहुंच गया तो फिर ये डाउन नहीं होगा कभी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस तरीके से रहता है मैंने कहा ताकि कम से कम हर एक जो बच्चा है वो उसको अच्छे से अफोर्डेबल तरीके से भी लेकर चल सके, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज के इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में बात की जा रही है। तो सुंदरबन जो वेटलैंड के बारे में बात की जा रही है। सुंदरबन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये बेसिकली इंडिया और आज की डेट में बांग्लादेश जिसको बोलते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। सुंदरबन डेल्टा का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक रामसर साइट है 2019 में जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यहाँ पर आप लोगों को सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है 1973 का, तो ये भी याद रखते हैं। और सुंदरबन नेशनल पार्क स्टेब्लिश किया गया 1984 में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है यूनेस्को के द्वारा 2001 का। तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसके बारे में तो जरूर याद रख सकते हैं आप लोग, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है यार, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को मत रखना इसके लिए, अगर डाउट हुआ करे उसको क्लियर कर आगे आप लोगों को बढ़ना है, ठीक है। तो ये थी बातें। आइए आंसर देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन था इसका आंसर है रिन्यूएबल, जो बेसिकली यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, तो इसके तहत यहाँ पर रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के तहत में यहाँ पर ये मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च की बात की जा रही है, ताकि डेवलप किया जा सके इंडिजिनस जो यहाँ पर इन चीज़ों को, यहाँ पर एक तरीके से मिशन क्या है कि इंडिजिनस रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हम लोग पावर सेक्टर को दे सके, अपने ही आप से किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। हम लोग बार बार बोलते हैं ना उस देश से मिल जाए, उससे नहीं, अपने आप करना है जो भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये किसके साथ है मिलकर, ये मेटा के साथ है मिलकर, मेटा यानी कि फेसबुक वाला, तो इसके साथ है मिलकर हम लोग काम करें नए भारत के नए सपने। तो आने वाले टाइम में एम है कि इंपावर करना, इंगेज करना, यूथ को एनकरेज करना, ताकि हमारे देश के अंदर में ड्रीम जो है उनके पूरे किए जा सके। तो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी आज के डेट में सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस भी किया था कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये बच्चों के लिए बात करता है। बेसिकली एम ये है कि टबैको फ्री, ड्रग फ्री नेशन बनाया जा सके। और यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर जो थीम भी रखी गई थी कि वर्ल्ड नो टबैको डे में यहाँ पर कि दिस ईयर थीम जो आप लोगों को देखने को मिली, वी नीड फूड एंड नोट टबैको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। किस दिन सेलिब्रेट किया था ये आप लोगों को बताना है ये डे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा राज्य है यहाँ पर जो अच्छा कारनामा कर रहा है, तो याद रखिएगा ये जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस के बारे में। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स अरुणाचल प्रदेश का, तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है, इससे काफी फायदा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो है चीजें अच्छे से उभरती हुई नजर आएगी, तो उसके लिए अच्छा एक तरीका ये बोल सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ नए शब्द के बारे में जो आप लोगों को नए शब्द सिखा कर जाएंगे, अच्छे से आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। अरे आप लोगों का सी सेट का क्वेश्चन का आंसर तो रह गया, सी सेट का सी, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब वोकैबुलरी देखते हैं। यहाँ पर जो पहला शब्द है आप लोगों के सामने ये है यहाँ पर रिसेस्ड, तो इसका मतलब होता है स्थिति, एक तरीके से कई बार ना जो फॉर्मल क्लोजर टू द पीरियड, एक तरीके से किसी स्थगित करना किसी चीज को, यानी कहते हैं कि इसको बंद कर दो, वो वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके लिए शब्द यहाँ पर ये यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये शब्द ना आप लोग अगर याद रखना चाहते हैं तो सेंटेंस फॉर्म करो, याद आसानी से रहेंगे, ओके। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है प्रोडिजिस, इसको बोलते हैं अद्भुत, यानी कि विशाल, काफी एक बड़े साइज का, उसको भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर वमूज, ये होता है जल्दी से निकल जाना, हरी में फटाफट किसी काम को निपटा देना, वो वाली बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर कैप्चुलेट, ये होता है हथियार डाल देना, बस मेरे बस की नहीं है भाई साहब, जो करना था मैंने कर लिया। अबेट का मतलब उकसाना, कोई आप लोग उकसाए कि भाई साहब ये यार ऐसे ही करना और ये फलाना ढिमकाना, तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ओके। तो ये बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताएगा, कोई फीडबैक हो तो वो भी आप लोग जरूर दीजिएगा, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा फीडबैक देना जो भी आप लोगों को लगता है। बाकी एप्लीकेशन किस किस ने डाउनलोड कर लिया है तो ये जरूर बताना, जिसने नहीं किया है वो डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि और बहुत सारी चीजें आप लोगों को आने वाले टाइम में यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है।
कई सारे बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर स्टेट पीसीएस के लिए, उसके लिए यार टेस्ट सीरीज के लिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो हाँ उसके लिए काम चल रहा है, टीम उसके लिए लगी हुई है। तो जल्दी ही कुछ स्टेट की आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, तो उससे आप लोग काफी फायदा रहेगा, तो ये भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए टेंशन मत लो, थोड़ा सा टाइम दो, सारी चीजें आप लोग को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं कोर्सेज के लिए, और इसी के साथ में जो पेड टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ से जा सकते हैं, फ्री प्रैक्टिस क्विज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इनको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट यहाँ पर हेल्प चैट पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट उनसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बाकी फीडबैक जरूर दे दिया करो, जो भी समस्या, जो भी परेशानी रहती है। आज का डिस्कशन कैसा रहा तो जरूर बताना। तो ये थी सारी बातें, तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय करिए, तो अपने ध्यान रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हो, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।